लाइबा कुछ पेपर्स प्रिंट कराकर जा ही रही थी कि अचानक कोई उसका रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो नजरें उठाकर देखती है तो आसिम उसे ही देख रहा था, पर वो बिना उस पर ध्यान दिए साइड से जाने लगती है तो आसिम उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से साइड में खींचकर ले जाने लगता। वहां आसपास कोई नहीं था, इसलिए कोई उन्हें नहीं देख पाता। लाइबा उसके यूं खींचकर ले जाने पर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए मुझे। मैंने कहा छोड़िए मुझे। पर आसिम बिना कुछ सुने उसे वहीं कॉरिडोर के लास्ट में लेकर जाता है और एक दीवार से लगाकर गुस्से में घूरने लगता है। लाइबा जरा डरते हुए, आप करना क्या चाहते हैं सर? देखिए यह मेरा ऑफिस है, आपका घर नहीं है। आसिम, ओ रियली कर क्या रही हो तुम यहाँ? ओ मेरा सवाल ही गलत है, पहुंची कैसे तुम यहाँ तक? मैंने तो सिर्फ यूं ही कहा था कि लोगों के बिस्तर गर्म करने में काफी अच्छी हो तुम, पर लगता है तुमने तो इसे ही अपना प्रोफेशन बना लिया है। तो बताओ कितनों की रातें रंगीन की है तुमने? उसका एक एक शब्द लाइबा को अंदर तक तोड़ रहा था। एक लड़की के लिए सबसे अजीज उसकी इज्जत ही होती है और आसिम उसी पर वार कर रहा था। लाइबा, कहना क्या चाहते हैं आप? आसिम हंसते हुए, वही जो सच है, उस दिन तो बड़े ड्रामे कर रही थी। आसिम, मुझे मत निकाले, कहाँ जाऊंगी मैं, क्या करूंगी, फलाना ठिकाना। और अब सच सच बताओ कितने लोगों के बिस्तर गर्म करे हैं यहाँ तक आने के लिए? क्योंकि जिस कॉर्पोरेशन में सानिया जैसी इंटेलिजेंस पढ़ी लिखी लड़की को जॉब नहीं मिली, तुम्हें कैसे मिल सकती है? अब हाशिम करीब जैसे मर्द के स्टैंडर्ड में तो तुम शुमार नहीं हो। तो बताओ कौन है वो जिसके सहारे यहाँ तक आए हो तुम? लाइबा नम आंखों से उसे ही देख रही थी। वो सिसकते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था आप इतने घटिया इंसान हैं। वो आप थे आसिम जिसने मेरी इज्जत नोची थी, वो आप थे जिसने मुझे एक सर्द रात में घर से निकाल दिया था, अपने तलाक के कागज पकड़ाकर दफा कर दिया था, ये सोचे बिना कि कहाँ जाऊंगी मैं। और आज आप मुझसे यह बातें कर रहे हैं। आसिम उसकी बाजू पकड़कर कहता है, अच्छा ठीक है, चलो एक डील करते हैं, वापस आ जाओ मेरे पास। पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे हुस्न में, जब से तुम्हें छुआ है सानिया भी मुझे सुकून नहीं दे पा रही। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है अगर किसी और के बिस्तर पर हो या मेरे? तुम्हें तो इससे आगे वो कुछ कह पाता उससे पहले ही लाइबा उसे धक्का देकर गुस्से में कहती है, शर्म नहीं आती आपको? मेरे साथ तो जबरदस्ती का रिश्ता था, इसलिए बेवफाई की आपने, पर सानिया जी से तो मोहब्बत करते हैं ना आप, फिर उन्हें क्यों धोखा देना चाहते हैं? आसिम चिढ़कर, तुम समझ क्यों नहीं रही? आई रियली लव सानिया, शी इज द वन आई वॉन्ट बट यू आर द वन आई नीड। तुम्हारे जिस्म की तलब होने लगी है, मुझे नशा बन गई हो तुम, मेरा हर जगह ढूंढा मैंने तुम्हें पर कहीं नहीं थी तुम। खैर अब चलो मेरे साथ, पैसा शोहरत हर चीज दूंगा तुम्हें, जो फरमाइश करोगी, बस मेरी जरूरत का ख्याल रखना है तुम्हें। लाइबा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा मर्द वाकई ऐसी बातें कर रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई कोई इतना गिरा हुआ हो सकता है। उसके सामने खड़ा यह वही शख्स था जिसने उसे तलाक के कागज थमाकर अपनी जिंदगी से रुखसत कर दिया था और अब उसके जिस्म की ख्वाहिश रखने के लिए उसे वापस पाना चाहता था, वह भी इज्जत के साथ नहीं बल्कि बेइज्जती के साथ। लाइबा, हमारा तलाक हो चुका है, किसी और के मंगेतर है आप आसिम। आसिम, क्या फर्क पड़ता है, तुम पहले भी तो कर चुकी हो ना मेरे साथ, अब क्या होगा देखो, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा, मेरा दूसरा बंगलो है, तुम वहां रह सकती हो, तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे दूंगा। उसका एक एक शब्द लाइबा को हैरान कर रहा था। ना ही उसके जहन ने आसिम और हाशिम की तुलना करना शुरू कर दिया। एक तरफ आसिम जो उसका शौहर हुआ करता था, वो इज्जत थी उसकी और उसने ही उसकी इज्जत को यूं सरेआम नीलाम कर दिया, और दूसरी तरफ हाशिम जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, पर वो फिर भी उसे अपनी इज्जत बनाए अपने घर में रखा है। लाइबा उसकी आंखों में देखकर बिना किसी भाव के कहती है, रखेल बनाना चाहते हैं मुझे अपनी? उसके इस सवाल ने आसिम को बिल्कुल चुप कर दिया था। ना जाने क्यों लाइबा के मुंह से यह शब्द उसे पसंद नहीं आया था। लाइबा दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ, माफ कीजिएगा आसिम साहब, आपके साथ जिंदगी गुजारते वक्त भले ही मेरी कोई इज्जत नब्ज ना हो, पर अब है और मेरी इज्जत नब्ज को गवारा नहीं कि मैं आप जैसे गैरतमंद और नामर्द के सामने खड़ी रहूं। और अगर इतना ही शौक है रखेल रखने का तो एक दफा अपनी होने वाली बीवी से इजाजत जरूर ले लीजिएगा।
इतना कहकर वह वहां से जाने लगती है। तभी आसिम उसके मुंह से नामर्द सुनकर गुस्से में उसका हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है, समझती क्या हो तुम, खुद को भूलो मत, आज भी तुम्हारी औकात जमीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी एक कैरेक्टरलेस लड़की को जमाने में कभी इज्जत मिलेगी? कहीं हाशिम करीम के ख्वाब तो नहीं सजा बैठी ना तुम? याद रखना, वो तुम जैसी लड़कियों का इस्तेमाल तो कर सकता है पर उन लड़कियों को कभी अपनी इज्जत नहीं बना सकता। तुम जैसी ना जाने कितनियों के साथ उसने रातें रंगीन की होगी पर उसका ख्वाब देखना तक तुम्हारी औकात से बाहर है। तुम्हें बेसहारा समझकर तुम पर तरस खाकर उसने तुम्हारा हाल क्या पूछ लिया? तुम तो ना जाने कैसे ख्वाब सजा बैठी। एक बात याद रखना, तुम एक ऐसी लड़की हो जिसके शौहर तक ने उसे छोड़ दिया है और एक छोड़ी हुई औरत को कोई नहीं अपनाता। एक मर्द की फितरत में ये शुमार ही नहीं कि वो किसी ऐसी औरत को अपना ले जिसे किसी ने छुआ हो, समझी? उसकी बातें सुनकर लाइबा, जो अभी तक अपने जज्बातों को समेट बैठी थी, उसका सब्र जवाब दे जाता है और वो गुस्से में उसे धक्का देकर वहां से दौड़ते हुए चली जाती है और आसिम भी गुस्से में वहां से निकल जाता है। ऐसे ही पूरा दिन यूं ही निकल जाता है। करीब 9 बजे हाशिम जब अपने काम से जरा फ्री होता है तो वो अपने फोन को निकालकर लाइबा को कॉल करता है। दरअसल लाइबा के ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही हाशिम ने उसे एक लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल दिया था ताकि उसकी सेफ्टी का वह ख्याल रख सके। पूरी रिंग जाने के बाद भी वो फोन नहीं उठाती। ये देखकर हाशिम को जरा हैरानी होती है क्योंकि वो हमेशा पहले रिंग पर फोन रिसीव कर लेती थी। दरअसल आज उसकी काफी सारी मीटिंग थी, इसलिए वो लाइबा को खुद से चेक नहीं कर पाया। वो तुरंत अपने कैमरे की फुटेज ऑन करता है पर लाइबा कहीं नहीं दिख रही थी। ये देखकर उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। वो तुरंत अपना फोन लेकर हामिद को कॉल करता है और उसके फोन उठाते ही अपनी सख्त आवाज में कहता है, टाइगर कहाँ है? उसकी बात सुनकर हामिद जरा परेशान होते हुए कहता है, पता नहीं सर, वह जरूर अपना काम कर रही होंगी, मैं देखकर बताता हूँ आपको। इतना कहकर वह फोन कट करता है और लाइबा के बारे में पता करने चला जाता है। इधर हाशिम गुस्से में अपनी चेयर पर बैठा अपने फोन को घूरे जा रहा था। करीब 10 मिनट बाद उसका फोन पर हामिद की कॉल आती है। वो फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से हामिद की घबराई आवाज आती है, सर वो तो दोपहर से ही ऑफिस में नहीं है, मैंने घर पर भी फोन कर कर पता किया तो वो घर पर भी नहीं है। उसकी बात सुनकर हाशिम बिना कुछ कहे फोन काट देता है और गुस्से में अपनी चेयर से बाहर की तरफ जाता है। वो जैसे ही अपने केबिन का दरवाजा खोलता है, हामिद बाहर ही खड़ा था, जैसे उसे पता हो कि अब उसकी जरूरत है। हाशिम, गार्ड्स के कहो ढूंढे उसे और सीसीटीवी फुटेज चेक करो, अगर वो बाहर नहीं गई तो यही होगी, मुझे वो अभी इसी वक्त सही सलामत वापस चाहिए, समझे? हामिद उसकी कपकपा देने वाली आवाज सुनकर हामिद सिर हिलाता है और अपने काम पर निकल जाता है। जारी है चैप्टर 32 हाशिम और लेबा। हाशिम गुस्से में अपने केबिन में चेयर पर बैठा था। अभी तक लाइबा का कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि वो आखिर है तो है कहाँ। तभी हमीद उसके पास आकर टेंशन में कहता है, सर हमने पूरे ऑफिस में पता कर लिया और ऑफिस के बाहर जाती हुई वह सीसीटीवी कैमरा में दिखी नहीं है। उसकी बात सुनकर हाशिम उसे कोई जवाब नहीं देता बल्कि कुछ सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो एकदम से अपनी चेयर से उठकर अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। हामिद उसके पीछे आने लगता है तो वह उसे हाथ का इशारा करके वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद वहां से तेजी से चला जाता है। इधर हाशिम जैसे ही टेरेस पर पहुंचता है, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजर जाता है। वह यहाँ वहां देखता है पर उसे कुछ नहीं देखता। तभी अचानक उसे एक कोने से किसी के सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। वह बिना कुछ सोचे धीरे धीरे अपने कदम उस तरफ बढ़ाता है तो उसे दीवार से टिकर बैठी एक लड़की दिखती है जो अपने घुटनों में सिर छुपाए रो रही थी। उसे 1 मिनट भी नहीं लगा ये पहचान में कि कौन है ये। वो आहिस्ता से धीरे धीरे कदम लेकर उसके पास जाता है और बिल्कुल उसके सामने खड़े होकर उसे पुकारता है, टाइगर। उसकी आवाज सुनकर वो नजरें उठाकर उसे देखती हैं और हाशिम को वहां देखकर जल्दी जल्दी चुपचाप अपने आंसू पोंछने लगती है। वही अपनी मौजूदगी से उसे इतना अनकंफर्टेबल होता देख हाशिम बिना कुछ कहे चुपचाप उसके बगल में बैठ जाता है और सामने देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है मुझे जहर लगती है वो लड़कियां जो बिना किसी बात पर बस रोते रहती हैं। लाइबा अपने आंसू पोंछते हुए ही सामने देखकर कहती है, हर कोई बेवजह नहीं रोता, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से ना हम वापस जा सकते हैं और ना ही आगे बढ़ सकते।
हाशिम उसकी बात सुनकर बेहद सीरियस अंदाज में कहता है, अगर जिंदगी हमें ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर भी देती है तो हमें खुद इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम अपने रास्ते खुद बना सके। तुम्हें पता है ये जिंदगी किसी की सगी नहीं है, सबको किसी न किसी वक्त पर मुश्किल समय दिखा ही देती है, किसी को जल्दी किसी को बाद में, पर जानती हो उस वक्त टूटकर बिखरने से ज्यादा जरूरी क्या है, मजबूत बनना। लाइबा, कभी कभी कहना बहुत आसान होता है करीम साहब, आप नहीं जानते मुझ पर क्या अजियत बीती है। हाशिम हल्का सा मुस्कुराते हुए, मैं जानना भी नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ बैठकर दुनिया से छुपकर जिसके लिए आंसू बहा रही हो ना, उसे कदर तक नहीं है इनकी, और जिसे तुम्हारी कदर नहीं है उसके लिए खुद को बर्बाद करना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। वैसे तो मुझे तुम कुछ खास समझदार लगती भी नहीं हो, शक्ल से भी बेवकूफ़ हो और हरकतों से भी, पर फिर भी तुम्हें मुफ्त की सलाह दे रहा हूँ, किसी के लिए बर्बाद होने से अच्छा उस इंसान को ही बर्बाद कर दो जो तुम्हें इस सिचुएशन में लाया है। लाइबा, जो अभी तक सामने देख रही थी, उसकी बात सुनकर खामोशी से उसकी तरफ देखने लगती है, फिर कुछ पल बाद दोबारा उससे नजरें हटाकर सामने देखते हुए कहती है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। हाशिम टेढ़ा मुस्कुराते हुए, ये बात तुम मुझे बता रही हो या खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि मेरी नज़र में हर वो शख्स जो किसी के लिए आंसू बहाए वह बेवकूफ़ ही होता है। लाइबा, मैं किसी के लिए नहीं रो रही हूँ, अपने हालातों पर रो रही हूँ। हाशिम, हालात बदले जा सकते हैं पर तुम जैसी एक डरपोक लड़की मुझे लगता नहीं है कुछ कर भी पाएगी, तुम सिर्फ दूसरों के लिए रो सकती हो। लाइबा, जो अभी कुछ देर पहले तक रो रही थी, अब हैरानी से आंखें फाड़े हाशिम को देख रही थी, मतलब इस सिचुएशन में जब वो इतनी बुरी तरह रो रही थी, उसे संभालने या उसे समझाने की जगह यह आदमी उसे उल्टे सीधे डायलॉग सुनाकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कितनी बेवकूफ़ और डरपोक है। वहाँ पर हाशिम करीम जैसे इंसान से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है, वो बेहद बेदिल किस्म का इंसान था, वो लोगों को समझता नहीं था बल्कि सिर्फ उन्हें धमका कर और मैनिपुलेट कर कर अपने काम निकलवाना जानता था। पर उसकी बातों से एक चीज़ जरूर हुई थी, लाइबा जो कुछ देर पहले तक रो रही थी अब उसके आंसू बिल्कुल थम चुके थे और उसके दिमाग से आसिम की सारी बातें निकल चुकी थी। वो हैरानी से ही उसे देखते हुए कहती है, आपको क्या लगता है इस दुनिया में क्या सिर्फ एक आप समझदार है और बाकी सब सड़क पर चलते लोग बेवकूफ़ हैं? माफ़ी चाहूंगी पर आपकी यह सिर्फ एक गलतफहमी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाशिम उसे देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैंने सड़क पर चलते किसी इंसान की बात नहीं करी बल्कि मेरे सामने बैठी उस लड़की को देखकर यह कहा है जो सिर्फ रोना जानती है। और एक बात सुनो, तुम चाहे मानो या ना मानो, तुम एक बेहद बेवकूफ़ और डरपोक लड़की हो। लिवर, जो अभी तक शांति से उसकी बात सुन रही थी, अब जरा गुस्से में हल्का सा चिल्लाते हुए कहती है, सही कहा आपने, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, सारी गलती मेरी है। मेरी अम्मी ने बिना मेरी मर्जी जाने मेरी पढ़ाई छुड़वाकर जबरदस्ती एक अनजान इंसान से मेरा निकाह करवा दिया और उस आदमी ने अपना मतलब खत्म होने के बाद बिना मेरी मर्जी जान मुझे तलाक के कागज थामकर अपने घर से रुखसत कर दिया, क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करता था। मेरा बाप जिसका पता मुझे पता नहीं, जिसमें आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे अपना सके, किस खानदान से हूँ कुछ नहीं पता, मुझे कोई घर वाला ऐसा नहीं जो मुझे पलट कर देख ले, ना ससुराल वाले साथ है और घर वालों का तो पता तक नहीं। ये सब झेलने के बाद आज मेरा वही शौहर जिसने मुझे छोड़ दिया था दोबारा मेरे सामने आकर मुझे अपनी रखैल बनने की ऑफर दे रहा है। और इन सब के बाद अगर मैं दो आंसू बहा रही हूँ तो एक आप जैसा मर्द आकर मुझसे ये कह रहा है कि मैं बेवकूफ़ और डरपोक हूँ। समझ नहीं आता कि यह सारे मर्द इतने दोगले क्यों होते हैं, शराफत का चादर ओढ़कर औरत को बदनाम करने क्यों आ जाते हैं। यह मोहब्बत, यह वादे सब झूठ है, सिर्फ दिखावा है। उसकी बात खत्म होने के बाद हाशिम, जो इतनी देर से उसकी बातें सुन रहा था, बड़े बेफिक्री से लहजे में कहता है, स्पीच अच्छी दी है तुमने, अगर कॉलेज में कभी कंपटीशन हुआ तो पार्ट ले लेना, फर्स्ट आओगी। उसकी बात सुनकर लाइबा हैरानी से कहती है, आपको मेरी बातें मजाक लग रही है? यहाँ जिंदगी मेरे साथ मजाक कर कर चली गई और आप, मुझे यकीन नहीं हो रहा किस मिट्टी के बने हैं आप, अफसोस नहीं हो रहा आपको मेरे लिए तरस नहीं आता? मुझ पर मेरी ही गलती है, मैंने आपको ना जाने क्यों सबसे अलग समझ, आप भी बाकी मर्दों की तरह ही है। उसकी बात सुनकर हाशिम जोर जोर से हंसने लगता है, फिर अचानक चुप होकर उसकी तरफ देखकर बेहद गहरी आवाज में कहता है, नहीं मैं बाकी मर्दों की तरह नहीं हूं, जानती हो क्यों?
क्योंकि मैं उनसे भी बुरा हूँ, सबसे बुरा। यकीन मानो मुझसे बुरा इंसान तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। और रही बात तुम पर तरस खाने की या तुम्हारे लिए अफसोस करने की, तो ये सब वह करते हैं जिनके पास दिल होता है। मेरे पास वह नहीं है जो हो चुका उस पर बैठकर रोना ना तो मुझे आता है और ना मुझे पसंद है। लाइबा चिढ़कर, आपके पास दिल शायद ना हो पर मेरे पास जरूर है, और मुझे बुरा लगता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, पर ना जाने किसी को इस बात से फर्क क्यों नहीं पड़ता। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफें होती है, डर लगता है, मुझे भी जरूरत है किसी की। हाशिम, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किसी की जरूर बनना चाहती हो या ख्वाहिश। अगर इस तरह रोती रहोगी तो सारी जिंदगी निकल जाएगी और कुछ नहीं होगा। कहने को मैं तुम्हें 2 शब्द बोल सकता हूँ कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ, मुझे अफसोस है, तुम पर तरस आता है, पर इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। कुछ नहीं, अपने हालातों से लड़ना सीखो। जिसने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की है उससे खुद बर्बाद कर दो, इतना बर्बाद कर दो कि तुम्हारे सामने तड़पे। और हाँ, तुम्हारा पता नहीं पर मेरा वक्त बहुत कीमती है, इसलिए उठो, घर जाना है हमें, आज के लिए बहुत रो चुकी हो तुम। इतना कहकर वह खुद अपनी जगह से खड़ा होता है और अपना हाथ लाइबा की तरफ बढ़ाता है, और लाइबा कुछ सोचकर उसका हाथ थाम लेती है। वही उसका हाथ अपने हाथ में देखकर हाशिम अजीब तरह से मुस्कुराता है, पर यह मुस्कुराहट लाइबा नहीं देख पाती। ठीक से खड़े होने के बाद लाइब अपना हाथ हाशिम के हाथ से लेने की कोशिश करती है, पर हाशिम मजबूती से उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं अगर किसी का थाम लूं तो फिर वो चाह कर भी दूर नहीं जा सकता। लाइबा को उसकी बात समझ तो नहीं आती, वह कुछ कहने वाली होती है कि तभी अचानक से उसका सर घूमने लगता है और अगले ही पर बेहोश होकर नीचे गिरने वाली होती है कि हाशिम फौरन उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। जारी है। 33 मिसेस करीम और शौक। हाशिम लाइबा के वार्ड के बाहर खड़ा कांच की मदद से हॉस्पिटल बेड पर लेटी लाइबा को देख रहा था। वो अभी भी बेहोश लेटी हुई थी और उसे ड्रिप चढ़ रही थी। वहीं हाशिम एकटक बिना किसी भाव के उसे देखते हुए थोड़ी देर पहले जो हुआ वही सोच रहा था। फ्लैशबैक। हाशिम लाइबा को हॉस्पिटल लाता है और उसे बेहोश देखकर एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट उसे तुरंत एडमिट करती है और उसे ड्रिप चढ़ाने लगती है। हाशिम जो वही खड़ा एकटक लाइबा को ही देख रहा था। डॉक्टर उसे देखते हुए कहती है, आप प्लीज जरा बाहर जाए, मुझे आपकी वाइफ को पर्सनली चेक करना है। उस डॉक्टर के मुंह से लाइबा के लिए वाइफ सुनकर हाशिम की धड़कनें एक पल को बढ़ जाती है, पर वो कुछ नहीं कहता और ना ही अपने चेहरे पर एक्सप्रेशंस चेंज होने देता है और ना ही डॉक्टर की गलतफहमी दूर करता है, बल्कि चुपचाप एक नज़र बेड पर बेहोश लेटी लाइबा को देखकर कमरे से निकल जाता है। वो बाहर आता है तो उसे हामिद के साथ उस्मान भी वही दिखता है। उस दिन की बहस के बाद आज कहीं जाकर उस्मान से उसका सामना हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि थोड़ी देर पहले उस्मान ने हामिद को हाशिम के बारे में पता करने के लिए फ़ोन किया था, पर जैसे ही उसने सुना कि वो अस्पताल में है तो उसने बिना आगे की बात सुने फ़ोन कट कर दिया और अगले 15 मिनट में वह अस्पताल पहुंच चुका था। हाशिम उसे देखकर बिना कुछ कहे चुपचाप उसे नज़रअंदाज करते हुए वहीं पर लगी एक वेटिंग चेयर पर जाकर बैठ जाता है और उस्मान भी कुछ सोचते हुए उसके बगल वाली चेयर पर बैठते हुए कहता है, क्या बात है जीस। हाशिम करीम को किसी की जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज एक लड़की के बेहोश होने पर वो उसे इतना घबराते हुए हॉस्पिटल तक लेकर आ गया। वाह क्या बात है, ये तो कल की हेडलाइन होनी चाहिए नहीं। उसकी बात सुनकर हाशिम बिना उसकी तरफ देखे सामने देखते हुए अपनी गहरी आवाज में कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि इस अस्पताल में तुम पेशेंट बनकर एडमिट हो तो चुप होकर बैठ जाओ, समझे। उस्मान हंसते हुए, क्या हुआ, जवाब देने की हिम्मत नहीं है या तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक पिद्दी सी लड़की तुम पर इस कदर हाफी हो रही है कि उसका थोड़ा सा दर्द भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बोलो खामोश क्यों हो। उसकी बात सुनकर हाशिम जानलेवा नजरों से उसे घूरते हुए दांत पीसकर गुस्से में कहता है, मैं किसी भी तरह तुम्हें जवाब दे नहीं हूं, और दूसरी बात, मेरे बर्दाश्त की हद से तुम अभी वाकिफ नहीं हो, तो तुम्हारी बेहतरीन इसी में है कि या तो खामोश रहो या यहां से चलते बनो, समझे। उसकी बात सुनकर उस्मान कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही वो फीमेल डॉक्टर लाइबा के वार्ड से बाहर निकलकर आती है और उन्हें आता देख हाशिम अपनी जगह से खड़ा होकर उनके सामने जाकर अपनी बेहद ठंडी आवाज में पूछता है, कैसी है वो।
डॉक्टर, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसी हालत में ऐसा हो ही जाता है, आपको बस उनके खाने पीने का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा और हो सके तो उन्हें टेंशन कम दीजिए। ऐसे वक्त में अगर वो टेंशन लेंगी तो ठीक नहीं है और उनके हस्बैंड होने के कारण आपको उन्हें एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा प्यार देने की जरूरत है। अभी कमजोरी के कारण चक्कर आ गया था, मैंने ड्रिप चढ़ा दी है, जैसे ही उन्हें होश आएगा आप उन्हें लेकर जा सकते हैं। कुछ दवाएं मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगी, वो आप उन्हें देते रहिएगा। उनकी बात सुनकर हाशिम को कुछ समझ नहीं आता, पर उस्मान के दिमाग में कुछ क्लिक जरूर कर गया था। वह उससे बात को कंफर्म करने के लिए पूछता है, हम कुछ समझे नहीं, ऐसी हालत मतलब प्रॉब्लम क्या है उससे? डॉक्टर हाशिम की तरफ देखकर, आपको पता नहीं है आपकी वाइफ 2 वीक्स प्रेग्नेंट है। उस डॉक्टर की बात सुनकर आशिक हाशिम एक पल को बिल्कुल हैरान रह जाता है। इस सिचुएशन में ये सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज थी जो उसने सोची थी, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। 2 हफ्ते एग्जैक्टली यह वही वक्त था जब वो पहली बार लाइबा से मिला था, जब उसका रेप हुआ था, यानी कि यह बच्चा उसी रेप का नतीजा था। वही उस्मान हैरानी से कभी डॉक्टर को देखता है तो कभी हाशिम को। उससे हैरानी इस बात की भी थी कि लाइबा प्रेग्नेंट है और इस बात की भी कि डॉक्टर बार बार लाइबा को हाशिम की वाइफ क्यों कह रहे हैं। डॉक्टर की गलतफहमी दूर करने के इरादे से वो कहता है, डॉक्टर मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, वह लड़की हाशिम की वाइफ नहीं। वह भी इतना ही कहा पाया था कि उससे पहले ही हाशिम उसकी बात काटते हुए अपनी गहरी आवाज में डॉक्टर को देखकर कहता है, दरअसल मेरी वाइफ ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उसकी बात सुनकर उस्मान को समझ नहीं आ रहा था कि हाशिम डॉक्टर की गलतफहमी दूर क्यों नहीं कर रहा है। वही डॉक्टर उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, शायद आपकी वाइफ आपको सरप्राइज देना चाह रही हो और मुझे लगता है कि मैंने उनका सरप्राइज खराब कर दिया। खैर, इस वक्त उन्हें बहुत ज्यादा प्यार और केयर की जरूरत है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, आप चाहे तो मिल सकते हैं और मैं उनके होश आने के बाद एक बार उन्हें और चेक कर लूंगी, फिर आप उन्हें चाहे तो ले जा सकते हैं। अभी मैं चलती हूँ, थैंक यू। इतना कहकर वह डॉक्टर वहां से चली जाती है। वही उससे डॉक्टर के जाते ही उस्मान हाशिम को देखकर हैरान होते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम उसे अपनी वाइफ क्यों कह रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है अगर यह न्यूज़ कहीं से भी किसी को पता चल गई तो तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा? आर यू मैड हाशिम? पर उसके चिल्लाने का हाशिम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो किसी गहरी सोच में था, जैसे कुछ बहुत बड़ा डिसीजन ले रहा हो। अपनी बातें इस तरह अनसुना होता देख उस्मान दोबारा हाशिम को देखते हुए कहता है, तुम कुछ जवाब दोगे या नहीं? अभी तक सिर्फ आसिम की बीवी इस सिचुएशन में थी, अब उसका बच्चा भी आ गया है, तुम पागल हो गए हो क्या? वो दुश्मन है तुम्हारा और तुम उसकी बीवी और उसके बच्चे को अपने घर में रखे हुए थे। फॉरगॉट सके हाशिम, यूज योर ब्रेन, यू कांट ट्रस्ट देम एंड शी इज एफ प्रेग्नेंट। हाशिम, जो अभी तक खामोशी से उस्मान की बात सुन रहा था, अब बिना उसकी तरफ देख कुछ सोचते हुए कहता है, वो उसे बच्चे का बाप नहीं है। उस्मान उसकी बात सुनकर नासमझी में उसे देखा है तो हाशिम आगे कहता है, ही रेप्ड हर और एक रेपिस्ट कभी बाप नहीं बन सकता, वह सिर्फ एक रेपिस्ट होता है, फादर नहीं। ये कहते वक्त उसकी आंखों में एक दर्द था और उस्मान को बहुत अच्छे से पता था कि ये दर्द की वजह क्या है। जिसका खुद का वजूद एक गुनाह की वजह से हो, वो उस गुनाह को किस हद तक समझ सकता है, ये हम कभी नहीं समझ सकते। उस्मान, हाशिम, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें उस बच्चे से सिंपैथी हो रही है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उस बच्चे पर या उसके बाप पर या उसकी मां पर भरोसा कर सकते हो। वो सब धोखेबाज भी हो सकते हैं और ये लड़की जिसके लिए तुम इतना लड़ रहे हो, ना क्या गारंटी है कि यह तुम्हें धोखा नहीं देगी? एक मौका मिलेगा ना इसे वापस चली जाएगी उस आदमी के पास, यकीन मानो मेरा। उसकी बात सुनकर हाशिम कुछ पल तो खामोश रहता है, फिर उसकी तरफ देखते हुए बेहद अजीब तरीके से कहता है, और अगर मैं उसे जाने ना दूं तो? उस्मान नासमझी में, मतलब? हाशिम, किया हो अगर मैं उसे इतना मजबूर कर दूं कि वो मुझे कभी छोड़कर जा ही ना पाए? क्या हो अगर मैं उसे अपने साथ इस तरह बांध दूं कि वह मजबूर हो जाए मेरे साथ जिंदगी भर गुजारने के लिए? पहले तो उसकी बात उस्मान को समझ नहीं आती, पर जैसे ही उसे समझ आता है कि वह क्या कह रहा है, वह हैरान होते हुए लगभग चिल्लाते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो हाशिम? आई डरे यू कांट डू एनीथिंग लाइक दैट। अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो तुम, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? ये लड़की ठीक नहीं है, तुम्हारे दुश्मन की एक्स वाइफ है वो।
हाशिम, आई डरे वेरी इजीली, और अब तुम इसे मेरा जुनून कहो या पागलपन, आई जेन्युइनली डोंट केयर। तुम्हारे लिए वो किसी की एक्स वाइफ हो सकती है, पर मेरे लिए वह सिर्फ एक रेपिस्ट की विक्टिम है, नथिंग एल्स। और अब जो मुझे करना है वो तो मैं कर रहूंगा। तुम तो क्या वो खुद भी चाहे तो मुझे रोक नहीं सकती। नाउ इट्स टाइम टू प्ले सम मैनिपुलेटिव गेम्स। उस्मान उसे दोबारा कुछ कहता या समझाना उससे पहले ही लाइबा के वार्ड से एक नर्स बाहर आती है जो उसकी देखभाल करने के लिए वहां रुकी हुई थी, और हाशिम को देखकर कहती है, आपकी वाइफ को होश आ गया, आप चाहे तो मिल सकते हैं, तब तक मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ। उसकी बात सुनकर हाशिम अंदर जाता है जहां लाइबा उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी, पर कमजोरी के कारण वो बैठ नहीं पा रही थी, और उसे इस तरह स्ट्रगल करता देख हाशिम तेजी से उसके पास जाता है और उसके कंधे पड़कर उसे ठीक से बैठाते हुए जरा डांट कर कहता है, देख नहीं सकती ड्रिप लगी हुई है, अभी कोई आ जाता ना। इतनी जल्दी किस बात की थी? तुम्हें अभी ठीक से होश आया नहीं है और तुम दोबारा बेहोश होने की तैयारी कर रही हो। ग्रेट, यू आर सच अ स्टूपिड एंड डम। लाइबा उससे कुछ कहती उससे पहले ही डॉक्टर अंदर आते हुए उन दोनों को देखकर मुस्कुरा कर कहते हैं, मिसेस करीम, आपके हस्बैंड आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जरा ध्यान रखा कीजिए अपना, और इस हालत में तो थोड़ा और ध्यान रखा कीजिए। वैसे सॉरी, मैंने आपका सरप्राइज खराब कर दिया। लाइबा को उस डॉक्टर की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। पहले तो वो उससे मिसेज करीम कह रही थी, और दूसरा सरप्राइज वो हाशिम का कौन सा सरप्राइज देने वाली थी। वो ना समझी में ही बड़ी मुश्किल से टूटी फूटी आवाज में पूछती है, जी मैं समझी नहीं, कौन सा सरप्राइज? डॉक्टर मुस्कुराते हुए, यही कि आप 2 वीक्स प्रेग्नेंट है और आप दोनों बहुत जल्दी मम्मी पापा बनने वाले, पर हाँ आपको अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा। बहुत वीक है आप, मेंटली भी फिजिकल भी, अच्छी बात नहीं है ये आपके बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए खतरा हो सकता है। ऐसे ही डॉक्टर ना जाने उससे कितने मशवरे देती जा रही थी, पर वो तो कुछ सुन ही नहीं रही थी, बल्कि वो अभी भी शॉक में थी। डर के मारे उसकी आंखें फैल चुकी थी। वह घबराते हुए लड़खड़ाए आवाज में दोबारा डॉक्टर से कंफर्म करने के लिए पूछती है, माँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर जी, मुझे लगता है आपको भी नहीं पता था कि आप प्रेग्नेंट है। खैर अब जान लीजिए, आप 2 महीने से प्रेग्नेंट है। और मिस्टर करीम, आप जरा मेरे केबिन में आए हैं, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है, आपकी वाइफ और आपके बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड। इतना कहकर वह डॉक्टर वहां से चली जाती है, और लाइबा अब हैरानी से हाशिम को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह डॉक्टर हाशिम को उसका पति क्यों कह रही थी, पर वह कुछ पूछता उससे पहले ही हाशिम वहां से चला जाता है डॉक्टर के पीछे। वो वोट से बाहर आकर हामिद को उसका ख्याल रखने का कहकर वहां से डॉक्टर के साथ चला जाता है। उस्मान इस वक्त किसी जरूरी काम से चला गया था, हाशिम को बाद में समझाने का सोचकर। इधर वार्ड में लाइबा की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो कांपते हाथों से अपने पेट को छूती है और कुछ सोचते हुए डरते हुए खुद से कहती है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। यह बच्चा वो जहन्नम सी जिंदगी नहीं जिएगा जो एक बाप के बिना मैंने गुजारी है। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में कभी कभी नहीं आने दूंगी। यह सिर्फ एक गुनाह की निशानी रह जाएगा। वो दर्दनाक जिंदगी जो मैंने गुजारी, मैं इसे कभी नहीं गुजारने दूंगी, चाहे फिर इसके लिए मुझे इस बच्चे को और खुद को खत्म क्यों न करना पड़े, पर यह बच्चा इस दुनिया में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। ये कहते हुए वो अपने हाथ से एक झटके के साथ ड्रिप निकलती है और बड़ी हिम्मत से लड़खड़ाते कदमों में साथ बेड से उतरकर वार्ड से बाहर निकल जाती है। किस्मत से उसी वक्त हामिद को एक इम्पोर्टेड कॉल आया था, इसलिए वो उसे अटेंड करने के लिए जरा साइड में गया था और उसे जाते हुए नहीं देख पाया। जारी है CH-34 टाइगर कहाँ है। हाशिम डॉक्टर के केबिन में ठीक उसके सामने बैठा था और वह डॉक्टर उसकी प्रेजेंस में एक अलग तरीके का डर महसूस कर रही थी, पर फिर भी अपने डर को नजरअंदाज करते हुए वो जरा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, मिस्टर करीम, आपकी वाइफ मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से बहुत वीक है। ऐसा लग रहा है जैसे वो काफी वक्त से डिप्रेशन में है। उनका वेट भी लगातार गिरता जा रहा है और यह सब कुछ एक हेल्थी बेबी के लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है आपको अपनी वाइफ को और ज्यादा टाइम, केयर और प्यार देने की जरूरत है और साथ में उनकी एक्स्ट्रा केयर करने की भी जरूरत है। अगर ऐसा ही रात हो आगे जाकर डिलीवरी में भी प्रॉब्लम होगी और बेबी को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि आप उन्हें वक्त दें और अगर किसी चीज को लेकर वो परेशान है तो उनसे बात कर उस चीज को शॉर्ट करें। आप उनके हस्बैंड है, वह आपकी जिम्मेदारी है और इस क्रिटिकल पीरियड में वाइफ को सबसे ज्यादा उसके हस्बैंड की जरूरत होती है। उन्हें कोई उस तरीके से नहीं समझ सकता जितना आप समझ सकते हैं। एक अच्छा हस्बैंड
फ्रेंड बनने की कोशिश कीजिए। हाशिम बड़े ध्यान से उस डॉक्टर की एक एक बात समझ रहा था। इस बीच उसने एक बार भी डॉक्टर की गलतफहमी दूर करने का तकल्लुफ नहीं करा और जब डॉक्टर अपनी बात कहकर शांत होती है तो अपनी गहरी आवाज में पूछता है, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है, वो इस बच्चे को हैंडल करने के लिए तैयार है, मेरा मतलब उसकी बॉडी वह संभाल लेगी ना। डॉक्टर, हाँ अभी काफी यंग है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, पर अगर आप उनका ठीक से ध्यान रखेंगे और उन्हें प्रॉपर मेंटेनेंस और डाइट मिलेगी तो सब कुछ नॉर्मल होगा और हो सकता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी के जरिए एक हेल्थी बेबी को जन्म दे। उसे डॉक्टर की पूरी बात सुनकर हाशिम बिना कुछ और कहे चुपचाप वहां से उठकर चला जाता है और उसके जाने के बाद डॉक्टर जरा चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसकी मौजूदगी में तो वह सांस भी बड़ी मुश्किल से ले रही थी। इधर हाशिम वापस वार्ड में आता है तो वो पूरा खाली था। ये देखकर वो पहले तो जरा घबरा जाता है, फिर कुछ सोचकर वॉशरूम के पास जाकर वहां चेक करता है तो लाइवा वहां भी नहीं थी और अब उसे और घबराहट होती है। वह तेजी से बोर्ड के बाहर आता है और वहीं खड़े हमीद को देखकर दांत पीसते हुए गुस्से में पूछता है, टाइगर कहाँ है? अब तक हमीद को अच्छे से समझ आ गया था कि हाशिम लाइबा को ही टाइगर कहता है, हालांकि उससे यह समझ नहीं आता था कि वो उसे टाइगर क्यों कहता है, क्योंकि लाइबा भीगी बाली से भी ज्यादा डरपोक थी। पर फिलहाल उसके पास ये सब सोने के लिए वक्त नहीं था। वह हाशिम की बात सुनकर ना समझी में कहता है, सर वह अंदर ही होगी। उसका जवाब सुनकर हाशिम गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, डफर अगर वो अंदर होती तो क्या मैं तुमसे पूछता? वो अंदर नहीं है, तुम्हें मैं यहाँ क्यों खड़ा कर गया था बताओ। उसकी बात सुनकर अब हमीद को भी डर लगने लगता है। वह जरा घबराते हुए कहता है, सर अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने चेक किया था, अंदर ही थी। दरअसल एक इन्वेस्टर का इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, मैं उसे रिसीव करने के लिए थोड़ी देर साइड में, क्या शायद तभी वह कहीं चली गई, मुझे नहीं पता। हाशिम का दिल तो चाह रहा था कि इस वक्त वो यही हामिद को जमीन में 2-3 फीट नीचे गड़ दे, पर फिलहाल उसके पास वक्त जाया करने के लिए नहीं था। वो आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है और तेजी से हॉस्पिटल के बाहर लाइबा को ढूंढने जाने लगता है। इधर हामिद भी जल्दी से गार्ड्स को कॉल कर लाइबा को ढूंढने का कहता है। करीब 1 घंटे तक वो सब पूरे हॉस्पिटल में हर तरफ उसे ढूंढते हैं, पर कहीं भी उसका नामो निशान नहीं था। सब जगह देखने के बाद हाशिम अस्पताल के बाहर अपनी कार की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र हॉस्पिटल गार्डन में एक बेंच पर बैठी खुद में सिमटी एक लड़की पर जाता है और वह तेजी से उसकी तरफ जाता है। ये लाइबा थी। कहाँ हाशिम पिछले 1 घंटे से पागलों की तरफ से ढूंढ रहा था और कहाँ वह उसकी सांस से ऊपर नीचे कर यहाँ पर सुकून से बैठी आसमान को देख रही थी। हाशिम का दिल तो चाह रहा था कि खींचकर 2-3 थप्पड़ लगाए उसे, पर अफसोस अक्सर इस लड़की के आगे उसका दिल और दिमाग चलना जरा बंद हो जाता था। वह धीरे धीरे कदम चलते हुए उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है, पर वो अभी भी एक तक आसमान को ही देख रही थी। हाशिम उससे कुछ कहने वाला था कि तभी उसकी नज़र उसके हाथ में जाती है जहां पर वो एक ब्लेड पकड़ी हुई थी, और ये देखकर वो गुस्से में उसके कंधे को पकड़कर उसे खड़ा करता है और उसके हाथ से ब्लड छीनते हुए चिल्लाकर कहता है, यह क्या है और क्या करने वाली थी तुम? पर वो कुछ नहीं कहती। वो अभी भी चुपचाप हाशिम को देख रही थी और उसकी खामोशी हाशिम के गुस्से में इजाफा कर रही थी। वो दोबारा उसके दोनों कंधे पकड़कर उसे पूरी तरह झंझोरते हुए पूछता है, मैंने पूछा क्या कर रही थी? यहाँ वार्ड में छोड़कर आया था ना तुम्हें? और तुम्हारे हाथ में ये ब्लेड क्यों थी? चुप क्यों हो? कुछ बोलो, जबान में काम करना बंद कर दिया है क्या? पर वो तो जैसे ठीक बनी हुई थी, अभी भी उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता और अब हाशिम का सब्र पूरी तरह से जवाब दे चुका था। कहाँ हो? इस लड़की के लिए इतनी देर से परेशान हो रहा था और ये लड़की तो जैसे कुछ बोलना ही नहीं चाह रही थी। हाशिम करीम नाम था उसका, किसी के नखरे उठाना उसकी फितरत में नहीं था, पर फिर भी इस लड़की के लिए ना जाने क्यों वो अपनी सारी हदें तोड़ रहा था, अपने सारे बने उसूलों को पीछे छोड़ रहा था। और ये लड़की यह तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाह रही थी। पर वो भी फिर हाशिम करीम था, उसका ईगो उसके लिए बहुत जरूरी था। अपनी बातों को इस तरह नजरअंदाज होता देख इस बार वो पूरी तरह चिल्लाकर कहता है, कुछ बोलोगी या लगाऊं 2-3 थप्पड़? खींचकर उसके इस तरह चिल्लाने
पर वहां आसपास सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं, पर लाइबा उससे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा था और ना ही वो डरी थी। अगर कोई और दिन होता तो इतनी ऊंची आवाज पर तो जैसे वो बेहोश हो जाती। हाशिम को अच्छे से पता था वो हल्के से गुस्से से भी डर जाती थी, पर आज तो जैसे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बेजान सी उसके सामने खड़ी थी, पर हाशिम कुछ और कहता तभी उसकी आंखों में देखते हुए वो बिना किसी भाव के धीमी सी आवाज में कहती है, मुझे घर जाना है। हाशिम को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या कहा, मतलब इतनी देर से वो उसे डांट रहा था, उससे सवाल कर रहा था, पर उसकी किसी भी बात का जवाब देने के बजाय वही ये फरमाइश कर रही थी कि उसे घर जाना है। वाह, हाशिम क्या कहा। लाइबा इस बार अपनी नजरें नीचे करके जमीन को घूरते हुए कहती है, मुझे घर जाना है, प्लीज लेकर चले मुझे या नहीं रहना। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी, एक दर्द, एक तकलीफ, और ना जाने क्यों उसे इस तरह देखकर हाशिम का सारा गुस्सा 1 मिनट में गायब हो जाता है। वो गहरी सांस लेकर अपनी उंगलियां अपने माथे पर फेरते हुए खुद को जरा शांत करता है और अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर फोन वापस रखकर लाइबा का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर की तरफ ले जाने लगता है, और वो भी बिना किसी सवाल के चुपचाप उसके पीछे जैसे खींची चली जाती है। उसके शरीर में तो इस वक्त जैसे कोई जान ही नहीं थी, और यह बात हाशिम को महसूस हो रही थी। हॉस्पिटल के बाहर आकर वो उसे ठीक से कार में बैठाता है और खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। तब तक हमीद भी वहां पहुंच चुका था और वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार मेंशन की तरफ दौड़ा देता है। दरअसल फोन कर हाशिम ने उसे ही बाहर आने के इंस्ट्रक्शंस दिए थे। कार में बिल्कुल खामोशी थी। हाशिम एक नज़र लाइबा को देखता है जो कार के बाहर देख रही थी, फिर अपनी आंखें बंद करके सीट से टेक लगाकर बैठ जाता है। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। जल्द ही वो एक ऐसा कदम उठाने वाला था जो सारी जिंदगियां बदलने वाली थी, पर उसके लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। इधर लाइबा भी कार से बाहर देखते हुए यही सोच रही थी कि हाशिम के सवाल करने पर वो क्या उसे जवाब देती। उसे समझ ही नहीं आ रहा था, क्या वो ये कहती कि उसने इस बच्चे को खत्म करने की कोशिश की थी पर उससे नहीं हो पाया। वो माँ थी उसकी, चाहे फिर यह बच्चा कैसे भी उसके पेट में आया हो, चाहे फिर यह बच्चा उसके खुद के शौहर का दिया एक दर्दनाक किस्से का अंजाम ही क्यों ना हो, पर फिर भी यह बात कभी नहीं बदल सकती थी कि वो इसकी माँ थी। कैसे खत्म कर देती, वो इसे कोशिश की थी उसने पर नहीं हो पाया उससे एक बार, फिर वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि खुदकुशी कर ले। पिछली बार भी उसने कोशिश की थी और इस बार भी, पर दोनों बार उसकी हिम्मत नहीं हो पाई। हार कर वो वहीं अस्पताल के गार्डन में बैठ गई, पर अब उसे किसी चीज की उम्मीद नहीं थी, पर इतना पता था कि वो कभी भी आसिम को इन सब के बारे में पता नहीं लगने देगी। अब उसे क्या करना था क्या नहीं उसे कुछ नहीं पता था। वो बस अपनी बेबसी पर फूट फूट कर होना चाहती थी, पर आंखों में आंसू खत्म हो चुके थे। चीखना चाहती थी पर गले में आवाज नहीं थी। अपने हक के लिए लड़ना चाहती थी पर ना हिम्मत थी ना साथ। अगर कुछ था उसके हिस्से तो वह था दर्द, तकलीफ, नाइंसाफी और बदनामी, और अब इन्हीं के साथ उसे अपनी जिंदगी का वक्त गुजारना था। कुछ देर बाद जैसे ही उनकी कार मेंशन के बाहर आकर रुकती है, लाइबा बिना कुछ कहे जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर गाड़ी से उतरती है और तेजी से भागते हुए अंदर चली जाती है, और हाशिम वह वहीं बैठा रह जाता है। जारी है। सॉरी गाइस, दरअसल क्योंकि मैंने स्टोरी का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं किया है, इसलिए इस स्टोरी के चैप्टर अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, और इस स्टोरी के नाम को लेकर भी जरा कॉपीराइट का इश्यू हो गया था, पर अब सब कुछ सॉल्व हो गया है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया है। जल्दी ही इसके सारे चैप्टर भी अनलॉक होने लगेंगे और अब से रेगुलरली चैप्टर आएंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ठीक हो गई है। एक तो मुझे समझ नहीं आता क्यों हमेशा मेरी ही स्टोरी में प्रॉब्लम होती है, पर फिलहाल तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, कल का चैप्टर इस पूरी स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे धमाकेदार चैप्टर है। कोशिश करूंगी कि शाम तक अपलोड कर दूं, और नहीं हुआ तो फिर रात तक तो कर ही दूंगी, क्योंकि रमजान चल रहा है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बेकार है। 35 मैं हूं तुम्हारे पास। वक्त तेजी से बीतने लगा और इसी के साथ 2 महीने और बीत गए, पर इन 2 महीनों में जैसे सब कुछ बदल गया। लाइबा बिल्कुल खामोश हो गई थी, उसने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। वो सब सुबह हाशिम के उठने ने पहले नाश्ता बनाती और फिर अपने कमरे में बंद हो जाती। दुआ उससे वही नाश्ता कराती थी। उसने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। कमजोरी के कारण उसका बेबी बम्प भी फिलहाल दिखाई नहीं देता था। कोई उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वो 3 महीने प्रेग्नेंट है।
कई बार तो ऐसा होता था कि कई कई दिन बीत जाते थे पर हाशिम को उसकी एक झलक तक देखने को नहीं मिलती थी। वो थोड़ा बहुत जो वो यहाँ आकर खुली थी अब वापस खामोश हो चुकी थी। बासिर भी उसके लिए काफी परेशान था। उसने हाशिम से काफी बार पूछा भी था उसके इस मिजाज की वजह पर हाशिम ने उससे कुछ नहीं कहा। ले देकर लाइबा थोड़ी बहुत बातें दुआ से ही करती थी, उसके अलावा तो उसने सबसे नजरें मिलाना छोड़ दिया था। हालांकि हाशिम ने उसकी सेहत को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती थी। जहां मेंशन में पहले सिर्फ कुछ मेल सर्वेंट ही थे, अब उनकी जगह फीमेल सर्वेंट ने ले ली थी। हाशिम ने कुछ प्रोफेशनल सर्वेंट के साथ एक 50-55 साल की लेडी को भी हायर किया था जो सारी सर्वेंट की हैंड थी और साथ में लाइबा का ख्याल भी रखती थी और हाशिम को उसकी सारी अपडेट भी वही देती थी। इस बीच किसी से भी हाशिम का लाइबा की तरफ झुकाव छिपा नहीं। जो आदमी कभी अपने लिए एक गिलास पानी तक नहीं खुद से लेता था वो एक अनजान लड़की के लिए इतना कुछ कर रहा था। हैरानी वाली बात तो थी ही। फिलहाल हाशिम 15 दिनों से किसी बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। वो कब आएगा इसके बारे में किसी को नहीं पता था पर वो हैंड सर्वेंट से लाइबा की अपडेट बराबर लेता रहता था। आज सुबह के नाश्ते के बाद लाइबा अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। उसका दम घुट रहा था। आज इन चिर दीवारी में कुछ सोचकर वो अपनी शॉल सिर पर ठीक से डालती है और गार्डन की तरफ जाने लगती है। वो अभी गार्डन की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे कुछ मुलाजिमों की आवाज आती है। अरे पता नहीं कौन है, क्या रिश्ता है साहब का, उससे बीवी तो नहीं हो सकती, दोनों अलग अलग कमरों में रहते हैं। हाँ पर जो भी है देखा है ना साहब कितने नखरे उठाते हैं, उसके हर जरूरत का सामान कहने से पहले आ जाता है। वो तो है पर ना जाने कैसी औरत है, बिना रिश्ते के एक पराये मर्द के घर रह रही है। अल्लाह माफ करे, ऊपर से पता चला है पेट से भी है, ना जाने किसका बच्चा है पेट में। क्या पता कहीं मुंह काला करा कर आए हो, दिखने में तो कितनी भोली भाली लगती है और हरकतें तो देखो जरा। अरे साहब के साथ रहती है, क्या पता इन्हीं का बच्चा हो। वैसे भी अमीर लोगों के तो बड़े शौक होते हैं, ले आए होंगे कहीं से बिस्तर गर्म करने के लिए, अब उन्हें कौन मना करेगा, शख्सियत भी तो देखो। पर जो भी हो बच्चा तो नाजायज ही है, ना पता नहीं किसका पाप लिए घूम रही हैं। ऐस बड़ी औरतों को तो मर ही जाना चाहिए कहीं जल जलाकर। वो दोनों मुलाजिमा अपनी बातों में मसरूफ थी, इस बात से अनजान कि किसी मासूम पर उनकी बातों का क्या असर पड़ रहा है। लाइबा की पकड़ अपनी शॉल पर कस जाती है। वो बुरी तरह कांप रही थी, एक के बाद एक आंसू उसकी आंखों से बहता जा रहा था और उसके कानों में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, नाजायज। ये वही शब्द था जिससे वो अपनी सारी जिंदगी भागती आई थी और आज वो शब्द दोबारा उसके सामने था। यही तो उसका डर था कि जिस तरह सारी जिंदगी माशरे सोसाइटी ने उसे नाजायज कहा, अब वो टैग उसकी औलाद को भी मिल रहा था। वो रोते हुए कहती है, ना, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये बच्चा वो सब नहीं सहेगा जो मैंने सहा। फिर अपने पेंट पर हाथ रखकर, मुझे माफ कर दो बच्चा, पर शायद आपका इस दुनिया में आना मुमकिन नहीं है। अगर आप अभी गए तो ये लोग मार देंगे आपको ताने सुना सुनाकर। ये कहते हुए वो अपने आंसू पोंछकर ऊपर की तरफ भागती है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड होती है जिसमें से हाशिम निकालकर एयरपोर्ट के बाहर आता है। उसके पीछे पीछे हमीद भी आ रहा था। वो 15 दिन बाद लंदन से वापस लौटा था पर इस 15 दिन में उसने लाइबा की छोटी से छोटी चीज की खबर जरूर रखी थी। वो बाहर आता है तो एक ड्राइवर पहले से ही कार लेकर वहां मौजूद था। हामिद जल्दी से आगे आकर उसके लिए दरवाजा खोलता है तो हाशिम बिना किसी पर ध्यान दिए बैक सीट पर बैठ जाता है और हामिद भी जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठते हुए ड्राइवर को गाड़ी चलाने का सिग्नल देता है और ड्राइवर हामिद का सिग्नल समझते ही जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर देता है। हाशिम बैक सीट पर बैठकर अपने चेहरे से मास्क हटाता है जो उसने एयरपोर्ट पर लगा रखा था, क्योंकि अगर कोई भी उसे पहचान लेता तो फिर अच्छी खासी भीड़ जमा होनी पक्की थी। इसलिए अक्सर वो बाहर जब भी जाता था खुद को जितना हो सके उतना कवर कर जाता था। हाशिम जो काम कहा था वो हुआ। हामिद जी सर, जैसा आपने कहा था हो गया है, कल 12 बजे कोर्ट जाना है। हाशिम, और जो गायनोकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट थी उसका क्या हुआ? हामिद सर, वो 3 दिन बाद है। उसके जवाब पर हाशिम कुछ नहीं कहता और उसके बाद कार में बिल्कुल खामोशी हो जाती है। करीब 45 मिनट बाद उनकी कार मेंशन के बाहर आकर रुकती है तो हाशिम बिना देरी किए जल्दी से कार से बाहर निकालकर तेजी से अंदर जाने लगता है। इस वक्त उसे बहुत जल्दी थी और यह बात हामिद समझ रहा था।
वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए मेंशन के अंदर जा ही रहा था कि तभी रास्ते में ही उसके कदम रुक जाते हैं और वह बिल्कुल धमसा खड़ा रह जाता है जैसे ही उसकी नज़र मेंशन के टेरेस पर जाती है जहां बिल्कुल किनारे पर कोई खड़ा था। लाइबा बेसुध सी टेरेस पर बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। अगर वो थोड़ा सा भी आगे होती तो उसका पैर फिसलने तय था और मेंशन इतना ऊंचा था कि अगर वो टेरेस से गिरती तो उसकी शायद कोई हड्डी तक ना बचती। हामिद जो हाशिम के पीछे पीछे आ रहा था उसे इस तरह रास्ते में रुका हुआ देखकर कुछ पूछने वाला होता है कि तभी उसकी नज़र भी टेरेस पर जाती है और लाइबा को वहां देखकर एक पल को वो भी घबरा जाता है। वो कुछ कहता है उससे पहले ही हाशिम तेजी से दौड़ते हुए अंदर जाता है और हामिद भी तेजी से ही उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो दोनों मेंशन के अंदर आते हैं तो वहां काम कर रहे मुलाजिम हाशिम को देखकर अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, पर हाशिम बिना किसी पर ध्यान दिए तेजी से मेंशन में ही लगी लिफ्ट की तरफ जाता है जहां से टेरेस पर जाने का रास्ता था। हामिद लिफ्ट तक पहुंच पाता उससे पहले लिफ्ट बंद हो चुकी थी, इसलिए वह बिना देरी किए सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है। इधर हाशिम जैसे ही टेरेस पर पहुंचता है वो तेजी से जिस तरफ लाइबा खड़ी थी उस तरफ जाता है और 2-3 कदम दूरी पर रुककर लाइबा को देखते हुए जरा तेज आवाज में पुकारता है, टाइगर। उसकी आवाज सुनकर लाइबा पलटकर उसकी तरफ देखती है तो हाशिम की सांस उसके चेहरे को देखकर जैसे रुक सी जाती है। उसके पूरे चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, आंखें बुरी तरह लाल हो रखी थी, चेहरा सूज चुका था, आंखों के नीचे काले गद्दे पड़े हुए थे। जब वह यहाँ से गया था तब लाइबा ठीक थी, पर इस वक्त वह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और ये देखकर उसे अपने दिल में कुछ पसीजता सा महसूस होता है। हाशिम अपनी आवाज में जरा नरमी लाकर उसे समझाते हुए कहता है, टाइगर तुम वहां क्या कर रही हो, देखो गिर जाओगी, इधर आओ मेरे पास, कम ऑन। लाइबा नम आंखों से ना में सिर हिलाते हुए, नहीं मत रोकिए, बहुत मुश्किल से इतनी हिम्मत बटोरी है कि यह कदम उठा सकूं, मुझसे और नहीं हो रहा। कोशिश की मैंने सबसे लड़ने की, अपने हालातों से लड़ने की, पर मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक गई हूँ अकेले लड़ते लड़ते, अकेले जीते जीते। आपको पता है ये दुनिया बहुत जालिम है और उससे भी ज्यादा जालिम है इस दुनिया में रहने वाले लोग, और अब मैं इन सब से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, कसम से नहीं हो रहा मुझसे, प्लीज रोकिए मत मुझे। उसकी बात सुनकर हाशिम घबरा जाता है और शायद जिंदगी में पहली बार उसे डर लग रहा था। वह दोबारा उसे समझाते हुए कहता है, टाइगर इस तरह जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मेरे पास आओ यहाँ और इस बच्चे के बारे में सोचो, तुम खुद इतनी जालिम कैसे हो सकती हो, तुम्हारा अंश है ये, तुम खुद इसे खत्म कैसे कर सकती हो। उसकी बात सुनकर लाइबा बुरी तरह रोते हुए कहती है, मैं इसे खत्म नहीं कर रही हूँ बल्कि अपने साथ साथ इसे भी बचा रही हूँ। मैंने जी है वो जिंदगी जो एक बिना बाप के होती है, औरत कितनी भी कोशिश कर ले यह माशरा, सोसाइटी उसे मर्द के बराबर कभी जगह नहीं देती। अगर एक माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली जाए तो कोई सवाल नहीं करता, पर अगर एक आप अपने बच्चों को अपनाने से मना कर दे तो सब सिर्फ औरत पर उंगली उठाते हैं। जिंदगी भर मैंने अपनी माँ को इसी दर्द से गुजरते हुए देखा और जिंदगी भर बिना बाप की जिंदगी कैसे होती है यह मैं समझती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा भी इसी दर्द से होकर गुजरे। मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, पर अगर यह बर्दाश्त नहीं कर पाया तो मैं नहीं चाहती कि इसे भी कल को दुनिया वाले गंदी नजरों से देखें। बेहतर इसी में है कि इससे पहले कि ये दुनिया में आए मैं खुद इसे और खुद को खत्म कर लूं, क्योंकि अगर मैंने इसे जन्म दिया भी तो कल को अगर इसके बाप को पता चल गया तो अपनी इज्जत बचाने के लिए शायद वो इसे भी खत्म कर दे और तब मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पीऊंगी। इसलिए बेहतर यही है कि ना मैं रहूं और ना ये, पर मरने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इतना कहकर वो गहरी सांस लेती है, फिर हल्का सा मुस्कुराकर हाशिम को देखते हुए कहती है, आप खुद को चाहे कुछ भी समझे, मेरी नज़रों में आप इस दुनिया के सबसे अव्वल इंसान हैं। आपसे मिलने से पहले मुझे लगता था कि सारे मर्द बुरे होते हैं, जालिम होते हैं, बेदर्द होते हैं, पर आपसे मिलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कुछ मर्द इतने अच्छे होते हैं कि कभी कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। जहां मेरे शौहर ने, जिसकी मैं इज्जत थी, मुझे बेइज्जत कर कर अपने घर से निकाल दिया, उस वक्त आपने मुझे थामा, अपने घर में इज्जत दी, पनाह दी, कपड़े दिए, हर वह चीज थी जिसकी कभी मैं शायद तमन्ना भी नहीं कर सकती। आप बहुत अच्छे हैं। मैं हमेशा दुआ करती थी कि मुझे एक इज्जत की जिंदगी मिले और जितने वक्त में यहाँ रही मुझे वह जिंदगी मिली। बहुत एहसान है आपके मेरे ऊपर जिन्हें मैं कभी नहीं उतार सकती, मेरी औकात ही नहीं है।
मुझे समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया कैसे करूं, पर अफसोस मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। पर हाँ, कभी अगर मौका मिला तो अपनी सारी नेकियां आपके नाम कर दूंगी और आपके सारे गुनाह अपने नाम ले लूंगी। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने कोई गलती करी हो तो। उसकी बातें सुनकर हाशिम गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ पर आओ, वरना मैं खुद तुम्हारा गला काट कर तुम्हें मार दूंगा। और यह क्या बकवास किए जा रही हो, तुम इतनी कमजोर नहीं हो, तुम और मैं हूं ना, तुम्हारे पास क्यों जरूरत है तुम्हें किसी और की, खुद इस काबिल बनो। मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ। लाइबा, यह आपका बड़प्पन है, पर अब मैं अपने फायदे के लिए आपको और बदनामी का बाइस नहीं बना सकती। आपने बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी रिश्ते के मुझे अपने साथ रख लिया, ये सोचे बिना कि आपके किरदार पर लोग कितनी उंगली उठाएंगे। मुझे तो पहले ही दुनिया वालों ने बदकिरदार साबित कर दिया, पर मैं नहीं चाहती कि आपके किरदार पर भी उंगली उठे। बेहतरी इसी में है कि मैं अपनी जिंदगी यही खत्म कर लूं। आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर मैं और यहाँ रुकी बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी नाम के, तो लोग आप पर सवाल उठाएंगे और मुझे ये कभी बर्दाश्त नहीं है। हाशिम, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता और ना किसी कितनी औकात है कि मुझ पर उंगली उठा सके। लाइबा तंज भरी मुस्कुराहट के साथ, कोई भले ही आपके सामने कुछ ना करे, पर आपकी पीठ पीछे सब आप पर उंगली उठाएंगे जैसे आज उठाए, इसलिए प्लीज मुझे ये कदम उठाने दीजिए। ये कहकर वो पलटकर जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाने वाली होती है, हाशिम फौरन तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। जारी है CH36, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? लाइबा बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। वो जैसे ही एक तरफ आगे बढ़ाती है, हाशिम फुर्ती से उसका बाजे पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके इस अचानक से किए गए एक्शन से वो सीधा उसके सीने से जा लगती है। एक पल को दोनों की आगे मिलती है। जहां लाइबा की आंखों में गम, दर्द और शिकायतें थी, वहीं हाशिम की आंखों में डर और एक खालीपन था जो वो हमेशा सबसे छुपा कर रखता था। खून में आकर हाशिम लाइबा की बाजू कसकर पकड़ता है और उसे झिंझोड़ते हुए दांत पीसकर गुस्से में कहता है, पागल हो गई थी क्या तुम? पता भी है क्या करने जा रही थी? एक मासूम बच्चे की जान लेने वाली थी। तुम कहाँ गए अब तुम्हारे वो उसूल जिनके बारे में तुम हमेशा बात करती थी? बोलो, खामोश क्यों हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यह कदम उठाने की? जवाब तो मुझे। लाइबा उसकी पकड़ अपने कंधों पर छुड़ाने की कोशिश करते हुए रोते हुए कहती है, छोड़े मुझे, बहुत हिम्मत करके आज मैंने ये कदम उठाने का फैसला लिया और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। आज मैं अपनी जान लेकर रहूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई हक नहीं है आपको मुझे रोकने का। यह मेरी जिंदगी है, मैं जब चाहूं इसे खत्म कर सकती हूँ। हाशिम उसके कंधों पर अपनी पकड़ कसते हुए गुस्से में मगर बेहद धीमी और सर्द आवाज में कहता है, जिस दिन पहली बार मेरी आंखों के सामने आई थी ना तुम, तभी से तुम्हारी जिंदगी पर तुमसे ज्यादा मेरा हक था, समझी? इसलिए यह बात तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर सकती हो, समझी? वरना अगर मैं अपने तरीके से समझाने पर आया तो यकीनन तुम्हें पसंद नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर लाइबा पूरी हिम्मत कर कर उसे धक्का देते हुए चिल्लाकर कहती है, नहीं, कोई हक नहीं है आपका मुझ पर, ना आपका ना किसी और का। क्यों हर बार लोग ये भूल जाते हैं कि मेरे भी जज्बात है? जीती जागती इंसान हूं मैं, कोई खिलौना नहीं हूं जिसका जब मनचाहा खेल कर चला गया। मुझ पर सबका हक के सिवाय मेरे, हर बार मुझे अपने तरीके से लोग इस्तेमाल कर कर छोड़कर चले जाते हैं। ना बाप ने अपनाया ना शौहर ने। अब क्या चाहते हैं आप? इस बच्चे को जीने दूं मैं, इस दुनिया में लाओ ताकि इसे भी रुसवाई मिले हर तरफ? नहीं, मैं फैसला ले चुकी हूं, मैं इसे बिना बाप के नाम की वो जिंदगी नहीं जीने दूंगी जो मैंने जी, और आप मुझे नहीं रोक सकते। कोई हक नहीं है आपका मुझ पर, कोई भी नहीं। आपके एहसानों तले तभी जरूर हूं मैं, पर आपकी जागीर नहीं हूं। आपके लिए यह बातें करना बहुत आसान है, पर अगर आप मेरी जगह होते तो आपको मेरा दर्द समझ आता। आपको नहीं पता कैसी होती है वो जिंदगी जिसमें बाप का साया नहीं होता, बाप का नाम नहीं होता, नहीं पता आपको। ये कहते वक्त वह पूरी तरह रो रही थी। हाशिम, तुम कैसे उस आदमी को बाप का दर्जा दे सकती हो जिसे ना तुम्हारी पड़ी और ना शायद कभी इस औलाद की पड़ेगी? सिर्फ जन्म देने वाला बाप नहीं होता, परवरिश करने वाला होता है, परवाह करने वाला होता है, और वो आदमी इस बच्चे का बाप कभी नहीं हो सकता क्योंकि इन सब में से कोई भी क्वालिटीज उसमें नहीं है। तो क्यों तुम एक ऐसे आदमी के लिए अपने बच्चे को कत्ल करने पर तुली हुई हो? जरा सोचो क्या गलती है इसकी।
लाइबा, तो क्या गलती थी मेरी? क्यों हर बार सबने मुझ पर उंगली उठाई? क्यों हर बार मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया गया? माँ ने जबरदस्ती के रिश्ते में बांध दिया, शौहर ने जब दिल चाहा आजाद कर दिया, ये सोचे बिना कि मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे दूंगी इस बच्चे को परवरिश। सोचिए आप जरा, कोई रिश्ता नहीं है मेरे पास, कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है। जब सब लोग इस बच्चे पर उंगली उठाएंगे, पूछेंगे कौन है इसका बाप, तो क्या कहूंगी बताए आप? प्रश्नवाचक चिन्ह। यह बातें खड़े होकर करना ना बहुत आसान है। जब हकीकी दुनिया में मुश्किलें हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है ना, तो हम नहीं लड़ पाते उनसे। कहानी लिखना आसान है, असल की जिंदगी में लड़ना मुश्किल है, और कई बार नाम मुमकिन भी आप वो नहीं देख पा रहे जो मैं देख पा रही हूँ। मैं इस बच्चे का कत्ल नहीं कर रही, इसे एक बिना बाप के उस कल भविष्य से बचा रही हूँ जो कभी मेरा माजी हुआ करता था। मैं जानती हूँ एक बिना बात के जिंदगी कैसे की जाती है। टाइम कितनी भी कोशिश कर लूँ, औरत मर्द के बगैर अधूरी ही रह जाती है। इसलिए नहीं क्योंकि उसमें काबिलियत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि समाज बिना मर्द के उसे कभी पूरा समझता ही नहीं है। मैं नहीं चाहती यह बच्चा घुट घुट कर जिए जिस तरह मैं अपनी सारी जिंदगी घुट घुट कर जीती रही। इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें आज़ादी कर दें हैं इस जिंदगी से, इस दर्द से और इन बेदियों से। हाशिम उसकी एक एक बात सुन रहा था और अपने अंदर जैसे उतारने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि उसे अब क्या करना है, और शायद आज से नहीं, जब से वो लाइबा से पहली बार मिला था तब से उसे पता था कि उसे क्या करना है। बस अगर कुछ था तो वो था इंतजार, जो आज इसी पर खत्म होता है। वो एक गहरी सांस लेकर एक कदम लाइबा के नजदीक जाता है और बिल्कुल उसके करीब खड़ा होकर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी गहरी आवाज में बिना किसी भाव के कहते हैं, बाप के नाम की जरूरत है ना इस बच्चे को? तो ठीक है, फिर मेरा तुमसे वादा है, ये बच्चा बिना किसी बाप के नाम के नहीं पलेगा, और ना ही कोई इस पर उंगली उठाने की हिम्मत करेगा, और ना ही अब तुम बिना किसी सहारे के या बिना किसी नाम के जिंदगी गुजारोगी। लाइबा को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आई थी। वही हाशिम उसका दुपट्टा जो उसके सर से गिरकर गले पर आ गया था, उससे उसके सिर पर वापस ठीक से उड़ाता है और उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो उसे अपने साथ लगभग खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। लाइबा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। आपके साथ? मैंने कहा ना, मैंने अपना फैसला ले लिया है, मुझे नहीं जाना आपके साथ। पर हाशिम पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वो उसे खींचते हुए ही हॉल में लाता है जहां सारे मुलाजिम एक तरफ खड़े होकर उन्हें देख रहे थे, पर वो बिना किसी की परवाह किए उसे वैसे ही खींचते हुए बाहर लेकर जाता है और कार के पास लाकर पीछे का दरवाजा खोलकर उसे उसमें बैठाता है। और इससे पहले कि वो बाहर निकलने की कोशिश करती, दरवाजा लॉक कर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर तेजी से कर स्टार्ट करता है और अपनी कार हवेली से बाहर की तरफ चल देती है। वही हामिद भी हाशिम को इस तरह तेजी से और गुस्से में जाता देख बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और उनके साथ दूसरी गाड़ी में उनका पीछा करने लगता है। उसने रास्ते में उस्मान को भी फोन कर दिया था और साथ में हाशिम की लोकेशन भी भेज दी थी। इधर कार में लाइबा बार बार हाशिम से सवाल कर रही थी, पर वो तो जैसे उसे बिल्कुल अनसुना कर गाड़ी चला रहा था, जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। इतनी बार अनसुना होकर अब लाइबा को भी गुस्सा आने लगा था। वो जरा चिढ़ते हुए कहती है, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? जवाब दीजिए मुझे। देखिए, आप मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाशिम बिना उसकी तरफ देखकर की स्पीड बढ़ाते हुए एकदम से टर्न लेकर कहता है, जबरदस्ती के अलावा कोई और चालक छोड़ कहाँ है तुमने टाइगर? उसके इस तरह अचानक टर्न लेने से लाइबा डरते हुए सीट को पकड़ लेती है। इस वक्त हाशिम इतनी तेज ड्राइव कर रहा था कि वो डरते हुए अपनी सीट से चिपक कर कहती है, प्लीज गाड़ी रोक दीजिए, मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी, प्लीज मुझे डर लग रहा है। हाशिम, मेरे अलावा किसी और के साथ तो तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा मैं, और अब तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होगा वही जो मैं चाहता हूँ। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब मेरी बारी है मनमानी करने की। उसकी बात सुनकर लाइबा रोते हुए चिल्लाकर कहती है, बहुत बुरे हैं आप, सबसे बुरे। बिल्कुल मेरी बात नहीं सुन रहे, डर लगता है मुझे, तब भी गाड़ी नहीं रोक रहे हैं। आप बहुत बुरे हैं आप।
उसकी बात सुनकर यही यूं कहो कि उसकी प्यारी सी शिकायत सुनकर हाशिम हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, पहले डिसाइड कर लो, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था और अब अगले सेकंड तुम्हारे लिए इतना बुरा हो गया। खैर, तुम्हें मैं अच्छा लगूं या बुरा लगूं, रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है, इस पूरी जिंदगी में भी और इसके बाद वाली जिंदगी में भी। लाइबा को उसकी कोई बात समझ नहीं आती, वो कुछ और कहती है पूछती उससे पहले ही हाशिम एक झटके के साथ कार रोकता है। वो बाहर की तरफ देखती है तो यह कोई मस्जिद थी जिसके आगे उसने कार रोकी थी। हाशिम तेजी से पहले खुद कार से निकलता है, फिर पीछे का दरवाजा खोलकर उसकी बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए या यूं कहूं कि जबरदस्ती कार से बाहर निकलता है और अपने बिल्कुल पास खड़ा करके उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हमारी मंजिल की टाइगर। लाइबा मस्जिद को देखकर ना समझी में पूछती है, आप यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? हाशिम, तुमने कहा था ना कि तुम इस बच्चे को बिना किसी बाप की जिंदगी नहीं देना चाहती, तुम थक गई हो इस जिंदगी में अकेले लड़ते लड़ते, तो मैं तुम्हारी इसको प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। लाइबा को अभी भी उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, तभी हाशिम कुछ ऐसा कहता है जिससे उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जारी है CH-37 कॉन्ट्रैक्ट। लाइबा को यकीन नहीं हुआ कि हाशिम ने अभी अभी जस्ट क्या कहा। वो घबराते हुए एक कदम पीछे होती है और हकलाते हुए कहती है, क्या कहा आपने? हाशिम एक गहरी सांस लेकर, निकाह कर लो मुझसे। उसकी बात सुनकर लाइबा नम आंखों से रोते हुए नामे सिर हिलाकर कहती है, ना, नहीं, नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये गलत है। हाशिम, निकाह से ज्यादा पाक क्या होगा भला? मैं तुम्हें अपनी पनाह में महफूज रखना चाहता हूं, तुम्हारी और इस बच्चे की हिफाजत करना चाहता हूं, वो भी पूरे हक से। लाइबा हाथ जोड़कर उसे रोते हुए कहती है, नहीं, आप मुझ पर इतना बड़ा एहसान नहीं कर सकते, मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मैं खुद से नजरें तक नहीं मिला पाऊंगी। हाशिम उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर, एहसास नहीं है, मेरी चाहत और मर्जी है और तुम पीछे नहीं हट सकती। तुमने ही कहा था ना कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी और अपने एहसानों को चुकाओगी, तो बस मैं तुमसे तुम्हें मांगता हूँ अपने हक में कयामत तक के लिए। उसकी बात सुनकर लाइबा बेबसी से कहती है, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, कैसे शादी कर सकती हूँ आपसे मैं? ये गलत है, ये सरासर गलत है। आप मुझसे कहीं बेहतर लड़की डिजर्व करते हैं। मैं प्रेग्नेंट हूं, ये निकाह वैसे भी जायज नहीं होगा। आप समझिए, एक्चुअली जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तब इस्लाम में निकाह करना अलाउड नहीं है जब तक उसकी डिलीवरी ना हो जाए। इसे इसलिए है क्योंकि निकाह के बाद उसका दूसरा शौहर किसी भी तरह से जिस्मानी रिश्ता कायम करने के लिए यूज ना कर सके, डिलीवरी के बाद वो निकाह कर सकती है। हाशिम जरा चिढ़कर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अभी निकाह करेंगे। लाइबा, आप समझ क्यों नहीं रहे? ये जबरदस्ती है, आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ, और यह रिश्ता मान्य नहीं होगा, ये गलत है। हाशिम कुछ देर तक खामोशी से उसकी बात सुनता है, फिर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, फिर गाड़ी से टेक लगाकर आंखें बंद कर खड़ा हो जाता है। लाइबा उससे जरा दूर होकर खड़ी सिसकते हुए उसे देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो हाशिम से कुछ और सवाल करे। वो अभी मस्जिद के पास थोड़ा दूर एक तरफ ही खड़े थे, वहां ज्यादा लोग नहीं थे, पर आते जाते लोग उन्हें देख जरूर रहे थे। ऊपर से लाइबा को यूं रोते देख सबका ध्यान उस पर और जा रहा था, पर हाशिम वो अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा रहा था। करीब 20 मिनट ऐसे ही निकल गए, तभी एक कार आकर उनके पास रुकती है। हाशिम अभी भी वैसे ही आंखें बंद कर खड़ा था। उस कार में से हामिद निकलता है, साथ में एक आदमी और था जिसे वो जबरदस्ती सिर पर बंदूक लगाए लेकर आ रहा था, जो दिखने में वकील के जैसे था। उस आदमी का पहनावा भी कुछ ऐसा ही था, पर फिलहाल उसका चेहरा डर से पीला हुआ पड़ा था। हामिद उसका कॉलर पकड़कर उसे हाशिम के सामने खड़ा करता है और कहता है, सर यह रहा। उसकी आवाज सुनकर हाशिम आंखें खोलता है और एक नज़र उसे देखने के बाद लाइबा की तरफ देखता है, जो अब रो तो नहीं रही थी बल्कि नासमझी में उन्हें देख रही थी। हाशिम लाइबा को देखते हुए ही वकील से कहता है, जो मंगाया था वो लाए हो? उसकी बात सुनकर वकील जल्दी से अपने पास से कुछ कागज हाशिम की तरफ बढ़ाता है और हाशिम उन कागजों को देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए लाइबा के पास जाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, योर गिफ्ट टाइगर।
लाइबा उसके हाथ से नासमझी में पेपर लेकर देखती हैं तो उस पर पहले से ही उसके दस्तखत थे। ये देखकर उससे याद आता है कि एक बार हाशिम ने कुछ कागजों पर उसके साइन लिए थे। वो एक नज़र हाशिम को देखती हैं जो जंग जीत लेने वाली मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। लाइबा वापस उन कागजों को देखकर पढ़ने लगती है और जैसे जैसे वो पढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उन पेपर्स को पढ़ने के बाद वो जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ? ये कहते वक्त दोबारा उसकी आंखों में आंसू थे। हाशिम उसके हाथ से कागज लेकर हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे साइन है इस पर टाइगर, और याद करो मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था इस पर साइन करने के लिए, तुमने खुद अपनी मर्जी से साइन किया था, वो भी बिना इनको पढ़े। मैंने बस थोड़ा सा तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा लिया। मैंने कहा था ना मैं बहुत बुरा हूँ। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए इनको दोबारा से पढ़कर सुनाता हूँ, ठीक है? अब मैं अपनी टाइगर के लिए इतना तो कर सकता हूँ ना। इतना कहकर वह उन कागजों को पढ़ाना शुरू करता है। तो इन कागजों के मुताबिक तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी और जब मैं तुमसे कहूँ तब तुम्हें मुझसे शादी भी करनी होगी, जिंदगी भर मेरे साथ रहना होगा, तुम चाहकर भी किसी और के पास नहीं जा सकती, तुम्हारा हर फैसला मैं लूंगा और इसके साथ तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ ना हो, इसका ख्याल भी मैं ही रखूंगा। लाइबा सिसकते हुए, आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने भरोसा किया था आप पर और अगर आप जबरदस्ती मुझसे निकाह कर भी लेंगे तो यह निकाह जायज नहीं होगा। मैं इस्लामिक तरीके से आपकी बीवी नहीं बनूंगी, यह सिर्फ जबरदस्ती होगी। हाशिम, तुम्हें क्या लगता है? हाशिम करीम ने कच्ची गोटियां खेली है, मुझे तुम्हें अपना बनाना बहुत अच्छे से आता है और इसका भी इलाज है मेरे पास। इतना कहकर वो दोबारा उस वकील के सामने हाथ बढ़ाता है तो वो वकील जल्दी से डरते हुए कुछ कागज उसकी तरफ बढ़ा देता है। हाशिम उन कागजों को लाइब को दिखाते हुए मुस्कुरा कर आगे कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर है, तुम इस्लामिक तरीके से भले ही अभी मेरी बीवी नहीं बन सकती पर कानूनी तौर पर तो बन सकती हो ना। इस कागज पर साइन करने के बाद तुम लीगली मेरी वाइफ बन जाओगी और जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती हम निकाह नहीं करेंगे, पर तुम्हें कोई मुझसे दूर भी नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू मेरी बीवी होगी। लाइबा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हाशिम ऐसी बातें भी कर सकता था। वह पिछले 3 महीनों से उसके पास थी, इन 3 महीनों में एक सेकंड के लिए भी उसे ऐसा कभी नहीं लगा कि हाशिम कभी ऐसी कोई ख्वाहिश भी उसके सामने रख सकता है और आज वो खुद को सौंपने के लिए कह रहा था, वो भी जिंदगी भर के लिए। पर क्यों लाइबा को यही समझ नहीं आ रहा था? हाशिम एक ऐसा इंसान था जिसके लिए ना जाने कितनी लड़कियां अपनी लाइन लगाकर खड़ी रह सकती थी, फिर वो क्यों ऐसा कर रहा था? वो तो कुछ भी नहीं है, महज एक इस्तेमाल की हुई चीज के अलावा। लाइबा रूंधे गले से, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मैं आपके काबिल नहीं हूं। आप क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं कुछ पल की हमदर्दी के पीछे? हाशिम, मैं क्या कर रहा हूं और क्यों ये तुम्हारी सोच से कहीं ऊपर है? और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने मतलब के लिए कर रहा हूं और वक्त आने पर तुम्हें मेरा मतलब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल इन कागजों पर दस्तखत करो और हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। लाइबा, मैं नहीं करूंगी, कुछ भी कर लीजिए आप। हाशिम मुस्कुराते हुए, यू शो टाइगर। लाइबा जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाती है और तभी हाशिम अपने पीछे से गन निकालकर अपने सिर पर लगाते हुए कहता है, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, या तो मेरी हो जाओ या मेरी मौत की जिम्मेदार बनो। उसके इस एक्शन ने सबको डरा दिया था। हामिद घबराते हुए कहता है, सर आप ये क्या कर रहे हैं? पर आश्रम पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता, वह तो एक नज़र उसे देखा भी नहीं है, उसकी नज़रें अभी भी लाइबा पर ही टिकी की हुई थी। लाइबा घबराते हुए, करीब साहब, आप क्या कर रहे हैं? कोई बच्चे हैं क्या जो आप ऐसी जिद कर रहे हैं? रुक जाए। हाशिम, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे इंतजार की आदत नहीं है, इसलिए फैसला लो, या तो मेरी बन जाओ या फिर मेरी मौत की वजह बन जाओ। इतना कहकर वो आंखें बंद कर ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी लाइबा जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मंजूर है मुझे, मैं करूंगी साइन। उसकी बात सुनकर हाशिम के चेहरे पर एक जंग जीत लेने वाली मुस्कुराहट आ जाती है।
और कुछ ही देर में वो दोनों कागजों पर साइन करते हैं और बंध जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जिसके अकॉर्डिंग वो दोनों इस्लामिक तरीके से मियाँ बीवी नहीं थी पर कानूनी तौर पर थे। पर इस कॉन्ट्रैक्ट में कई शर्तें थे, जिनमें सबसे अहम शर्त ये थी कि फिलहाल हाशिम लाइबा से किसी भी तरीके का हक नहीं मांग सकता। उन दोनों को अभी भी दूरी बना कर रखना होगा जब तक उनका निकाह नहीं हो जाता। जारी CH38 फ्लैशबैक। लाइबा अपने कमरे में घुटनों में सिर झिपाए रो रही थी। वो जब से आए थे वो अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। उसके जहन में अभी भी जो कुछ हुआ रिपीट टेलीकास्ट पर चल रहा था। हाशिम का उसे खुदकुशी करने से रोकना, फिर उससे निकाह का कहना और फिर जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना। वो नमः आंखों से सामने खाली दीवार की तरफ देख रही थी। एक बार फिर बिना मर्जी के उसे एक रिश्ते में बंधना पड़ रहा था। इधर हाशिम के कमरे में वो बिना शर्ट के अपने हाथों को सिर के नीचे रखे सीलिंग को देख रहा था। उसके जहन में काफी कुछ चल रहा था। तभी वो अपनी आंखें बंद करता है और उसके जहन में वो लम्हा आता है जहां से सब शुरू हुआ था। फ्लैशबैक 3 साल पहले। कश्मीर। हाई हिल्स होटल्स एंड रेसिडेंसी। कश्मीर का एक 5 स्टार होटल जो अपनी वादियों के बीच की लोकेशन के लिए बहुत फेमस था। हर वक्त गेस्टों से भरा रहने वाला ये होटल आज भी उतना ही भरा हुआ था, पर आज का मौसम कुछ ठीक नहीं था। कश्मीर में बर्फबारी अपनी उरूज पर थी जैसे, और ठंड बढ़ती जा रही थी। रास्ते भी काफी हद तक बंद थे। इसी होटल के एक कमरे में एक आदमी डरते हुए सिर झुकाए खड़ा था। उसके सामने उसका बॉस बुरी तरह उसे घूर रहा था। आदमी डरते हुए, सर मैंने कोशिश की पर मौसम बहुत खराब है, कोई भी रास्ता नहीं है जिसकी मदद से हम जा सके। अगर हमें जाना है तो यहाँ से बस है जो हमें स्टेशन तक छोड़ देगी और फिर हमें ट्रेन से जाना होगा कम से कम पास के जंक्शन तक, वहीं से हम अपना प्राइवेट जेट मांगा पाएंगे। उसकी बात सुनकर वो दूसरा आदमी जो उसका बॉस लग रहा था गुस्से में चिल्ला कर कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? अब मैं यानी कि हाशिम करीम जो पूरा एयरपोर्ट खरीदने की दम लगता है एक बस से जाएगा? आर यू आउट ऑफ योर माइंड वीर? वीर हाशिम का दूसरा असिस्टेंट है जो ज्यादातर छोटे मोटे काम संभालता था। मेन काम तो हामिद ही संभालता था, पर फिलहाल उन्हें अर्जेंटली कश्मीर आना पड़ा था एक मीटिंग के लिए और हामिद इस वक्त यहाँ नहीं आ सकता था, इसलिए उसने वीर को हाशिम के साथ भेजा था। पर यहाँ आते ही मीटिंग खत्म होने के बाद उन्हें पता चला कि मौसम बहुत खराब हो चुका है और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। उसकी बात सुनकर हाशिम अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपनी आंख कसकर बंद कर लेता है, फिर एकदम से अपनी जगह से उठकर अपना कोट पहनते हुए सख्त आवाज में कहता है, चलो मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना है, कहाँ है बस? वीर उसकी बात सुनकर जरा हिचकिचाते हुए कहता है, सर वो यहाँ से थोड़ा सा दूर बस स्टॉप है, वहीं पर हमें लोकल बस मिलेगी, हमें उसी से जाना होगा। उसकी बात सुनकर हाशिम का गुस्सा दोबारा बढ़ जाता है और वह चीखते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? अब मैं लोकल बस से जाऊंगा? नो वे, पूरी की पूरी बस खरीद लो, मुझे नहीं पता पर मैं लोकल बस से नहीं जाऊंगा। वीर उसे समझाते हुए, सर यह गवर्नमेंट की बस है और दूसरी बात हम बस खरीद भी ले तो यह आखिरी बस है। जो लोग उस बस से जाने वाले थे वो तो बर्फ में फंस जाएंगे, सिचुएशन बहुत खराब है। सर प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, हम कुछ ही देर में स्टेशन पहुंच जाएंगे, बस 2 घंटे का रास्ता है। उसकी बात सुनकर हाशिम कुछ सोचता है, फिर बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, लेट्स गो, आई डोंट हैव इनफ टाइम। उसे चलता देख वीर को भी चैन की सांस आती है कि कम से कम वो माना तो सही। 20 मिनट्स बाद वो दोनों बस स्टॉप पर खड़े थे पर अभी तक कोई बस नहीं आई थी। ये देखकर हाशिम इरिटेट होते हुए कहता है, कहाँ है बस? वीर डरते हुए, सर बस आती ही होगी। इतना कहकर वो यहाँ वहाँ देखने लगता है। इस बीच उससे हाशिम की नजरें खुद पर बर्दाश्त जरूर हो रही थी, पर उसकी अच्छी किस्मत तभी एक बस आकर वहां रुकती है। ये देखकर वो चैन की सांस लेता है और हाशिम को अंदर चलने का झशारा करता है और वो भी उससे एक नज़र घूरकर बस की तरफ बढ़ जाता है। बस काफी भरी हुई थी। अब इसने बुरे मौसम में यह एक आखिरी बस थी, इसलिए मजबूरन हाशिम को बस में चलना पड़ता है। अगर हाईवे पर लैंडस्लाइड ना हुआ होता तो रास्ते बंद नहीं होते और वो आराम से निकल सकते थे, पर अफसोस फिलहाल ये बस ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। हाशिम और वीर के चढ़ते ही बस चलने वाली होती है कि किसी की बेहद मीठी आवाज वहां गूंजती है, रुको, अरे रुको, मैं भी हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। इस अनजान आवाज को ढूंढकर हाशिम की धड़कनें बेख्तियार बढ़ जाती है। दरअसल कोई बस के पीछे भागते हुए बस रोकने को कहा रहा था और किस्मत से कंडक्टर को उस लड़की की आवाज सुनाई दे गई और उसने बस रुकवाई।
कुछ मिनट बाद एक लड़की बस में चढ़ी। बहुत भीड़ होने के कारण हाशिम को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर ना जाने क्यों जिंदगी में पहली बार हाशिम को किसी को करीब से देखने की तमन्ना हो रही थी, और उसकी यह तमन्ना पूरी भी हुई जब वो लड़की भीड़ में से रास्ता बनाते हुए बस में पीछे की तरफ जाने लगी जहां ज्यादातर औरतें बैठी थीं। वो सबको साइड करते हुए कहती है, अरे भैया जरा साइड हटो, और अंकल आपकी बस नहीं है, बंदे को अंदर जाना है, जरा शांत हो जाए और कम से कम अंदर तो जाने दीजिए मुझे। ऐसे ही चिल्लाते हुए वो अपना रास्ता बना रही थी, पर इन सब में हाशिम की नजरें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। छोटा सा गोरा चेहरा, हल्की हरी आंखें, उम्र करीब 16-17 होगी, और हाशिम का दिल तेजी से इस बच्ची के लिए धड़क रहा था। तभी से लड़की भीड़ को चीरते हुए उसके पास से गुजरने की कोशिश करने लगती है, पर कहाँ हाशिम इतनी लंबा चौड़ा वो निकल नहीं पा रही थी, इसलिए कहती है, भैया अगर सोच विचार हो गया हो तो जरा साइड हो जाएंगे, वो क्या है ना आपके बाप की बस नहीं है। वहीं हाशिम ने तो कुछ और सुना ही नहीं, उसकी सुई तो एक ही शब्द पर आकर रुक गई, और वह शब्द था भैया। न जाने क्यों फिलहाल इस वक्त जिंदगी में उसे यह शब्द सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था, जैसे उसके कानों में चुभ रहा हो, और खासकर सामने खड़ी उस लड़की के मुंह से सुनना उसके लिए किसी जहन्नम से काम नहीं था, जिसके लिए पहली बार उसका दिल धड़का था। वो आंखें छोटी करके अपने सामने खड़ी उससे लड़की को घूरने लगता है, जो अभी भी उसके साइड हटने का इंतजार कर रही थी। वही वीर, जो अपने बॉस के मिजाज से बहुत अच्छे से वाकिफ था, उस छोटी सी बच्ची को अपने बस पर इस तरह चढ़ता देख वो आगे आकर अपने बॉस का हाथ पकड़कर उन्हें साइड करता है, और वो लड़की एक नज़र दोनों को भूलकर वहां से बस के पीछे की तरफ चली जाती है। पर हाशिम वह तो जैसे वही सुन रह गया था, और पता नहीं क्यों अचानक उसके मुंह से निकलता है, हर आइज आर जस्ट लाइक टाइगर। जारी है। 39 केयरिंग हाशिम। वो लड़की हाशिम को भैया कहकर जा चुकी थी, पर हाशिम वो अभी भी तीखी नजरों से उसे देख रहा था, जो उसके सामने बच्ची सी थी। वहीं वीर को लग रहा था उसका बॉस उस लड़की की बदतमीजी के कारण गुस्से में है। पर तभी हाशिम लंबे लंबे कदम लेकर उस लड़की के पास जाता है, और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने नजदीक खींचते हुए दांत पीसकर कहता है, क्या कहा तुमने मुझे? लड़की नासमझी में उसे देखती है, फिर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, भैया हाथ छोड़ो, मेरा क्या बदतमीजी है ये। उसके मुंह से दोबारा भैया सुनकर तो अब जैसे हाशिम का सब्र जवाब दे गया था, वो उसे जरा अपने करीब खींचकर धीमी मगर गहरी आवाज में कहता है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, वापस लो अपने शब्द अभी के अभी टाइगर। उसके मुंह से ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनकर वो लड़की भी चिढ़ जाती है, और उसे घूरते हुए कहती है, चरस या गांजे का नशा कर कर आए हैं आप, जो ऐस बड़ी ही उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अब भैया जैसे हैं तो वही बोलूंगी ना, दादाजी तो बोलूंगी नहीं, अजीब पागल आदमी है आप। देखिए मुझे जाने दीजिए, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा आपको पिटवा कर बस से बाहर फिंकवाने में। हाशिम उसकी सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए दोबारा कहता है, मैंने कहा कि कहो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, वापस लो अपने शब्द। वो लड़की हाशिम को ऐसे देख रही थी जैसे कोई पागल हो, वही बाकी सबका ध्यान भी उन्हीं पर था, पर कोई कुछ नहीं कहता। तभी पीछे से इतनी आवाजें आती देख बस कंडक्टर पीछे आता है, और वहां का माहौल देखकर पूछता है, करे क्या हो रहा है यहाँ? पर उसकी बात सुनकर भी हाशिम ने उसकी तरफ नहीं देखा। इधर वीर परेशान हो रहा था, अपने बॉस के लिए नहीं बल्कि वहां मौजूद बाकी लोगों के लिए, क्योंकि उसे अपने बॉस का गुस्सा बहुत अच्छे से पता था। वहीं बस कंडक्टर जब हाशिम को देखता है तो उसके पहनावे को देखकर उसे 1 मिनट नहीं लगता समझने में कि वो जरूर कोई बड़ा आदमी है, और ऊपर से उसका वो डोमिनेटिंग हो रहा। वहीं कंडक्टर को देखकर वो लड़की उससे कहती है, सर देखिए ना, ना जाने कैसे पागल इंसान है, जबरदस्ती हाथ पकड़ रखा है और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कंडक्टर एक नज़र उस लड़की को देखता है, फिर हाशिम को, जिसने अभी तक एक नज़र उसे नहीं देखा था, बल्कि उसकी पकड़ उस लड़की के हाथ पर मजबूत हो गई थी और वो उसे ही देखे जा रहा था। बस कंडक्टर की हिम्मत नहीं थी हाशिम से पंगा लेने की, इसलिए वो उस लड़की से ही कहता है, ए लड़की क्यों चिल्ला रही है और सबको परेशान कर रही है, जा जाकर बैठ पीछे, नहीं तो धक्का मारकर निकाल दूंगा, चलती बस से समझी। इतना कहकर वो उस लड़की की तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी हाशिम तुरंत उस लड़की को अपने पीछे कर गुस्से में उस कंडक्टर को घूरते हुए कहता है, खबरदार अगर हाथ भी लगाया तो जान से मार दूंगा समझे।
उसकी गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर वो कंडक्टर फौरन पीछे होता है। वहीं वीर हैरानी से अपने बॉस को देख रहा था। उसे यकीन नहीं होता कि उसका बॉस जो लड़कियों को सामान समझता था वो आप एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा था। इधर वो लड़की भी नासमझी में हाशिम को ही देख रही थी। उससे तो वो अब पक्का पागल खाने से भागा हुआ लग रहा था। वहीं वो कंडक्टर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, अरे साहब आपके साथ है ये लड़की, मुझे माफ कीजिए, आप लोग देखिए अपने, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद वो लड़की भी वहां से पीछे की तरफ जाने लगती है। तभी हाशिम उसका हाथ दोबारा पकड़कर उसे अपने से सटाते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? लड़की, मरने आप चले गए? हाशिम, अभी तो जीने की वजह मिली है, इतनी जल्दी किसे मरना है? उसकी बात उस लड़की को कुछ समझ नहीं आती। वो अपना हाथ झटकते हुए कहती है, देखिए बहुत हो गया आपका, मुझसे दूर रहिए, मुझे बदतमीज और बिगैल नवाबजादों से जरा एलर्जी है और आपको देखकर साफ पता चल रहा है आप भी उन्हीं में से हैं। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपकी इज्जत की जो शायद आपके पास है भी नहीं धच्ची और उठाओ तो मुझसे दूर रहिए और अपना रास्ता नापिए। इतना कहकर वो वहां से वापस जाने वाली होती है कि तभी हाशिम उसका हाथ दौड़ाया पकड़ते हुए, जाने दूंगा, पहले कहो कि मैं भाई नहीं हूं तुम्हारा। उसकी बात सुनकर वो लड़की चिढ़ते हुए कहती है, अरे नहीं हो तुम मेरे भाई। भाई क्या, कुछ भी नहीं हो तुम मेरे, समझे, और ना बन पाओगे। इतना कहकर वो सबसे पीछे वाली एक खाली सीट की तरफ चली जाती है और उसे जाता देख हाशिम कहता है, कुछ और का तो पता नहीं पर भाई तो कभी नहीं बनूंगा तुम्हारा। इतना कहकर वो भी एक सीट पर बैठ जाता जहां से वो लड़की दिख रही थी। 2 घंटे बाद बस स्टेशन रुकती है। हाशिम, ये लास्ट स्टॉप था, सब यही उतर जाते हैं। हाशिम भी उतरकर उस लड़की को ढूंढने लगता है पर वो नहीं मिलती। ये देखकर वो बिल्कुल बेचैन होने लगता है पर तभी वीर उसे चलने का कहता है तो वो अपनी बेचैनी नजरअंदाज कर उसके साथ चला जाता है। फ्लैशबैक एंड। हाशिम अपनी आंखें खोलकर सीलिंग को देखते हुए, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें टाइगर, हर जगह तलाश की तुम्हारी, पर जब तुम मिली तक बहुत देर हो चुकी थी, पर अब जब तुम मेरे हिस्से वापस आ गई हो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। अब तुम्हारी हिफाजत और जिम्मेदार मेरे जिम्मे। वो यही सब सोच रहा था कि तभी कोई उसके दरवाजे पर नोक करता है। हाशिम वैसे ही उठकर दरवाजा खोलता है तो सामने रशीद जरा घबराहट से कहता है, साहब वो बीबी जी ने तक से दरवाजा नहीं खोला, जब से आई है ना कुछ खाया है। हाशिम एक गहरी सांस लेकर, खाना लेकर आओ, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो सोफे से अपनी शर्ट पहनते हुए बाहर आता है और लाइबा के कमरे की तरफ जाने लगता है। वो वहां पहुंचता है तब तक रशीद भी वहां आ गया था एक प्लेट खाना लेकर। हाशिम दरवाजा खटखटाता है पर कोई रिस्पांस नहीं आता। ये देखकर वो लॉक में कुछ बटन प्रेस करता है जिससे 1 सेकंड में दरवाजा खुल जाता है। वो अंदर जाता है तो उसके कदम दरवाजे पर ही ठहर जाते हैं। लाइबा जमीन पर लेटी खुद में सिमटी सो रही थी। उसका दुपट्टा उसके तन से अलग हो चुका था और उसके लंबे घने बाल फर्श पर बिखरे हुए थे। ये देखकर वो रशीद जो अंदर आने वाला था उसे वहीं दरवाजे पर रोककर वापस जाने का कहता है। वो कैसे किसी को उसे देखने दे सकता था इस हाल में आखिर। फिर खुद उसके पास जाकर जमीन पर घुटने के बल बैठकर उसे अपनी बाहों में उठाता है और उसे बेड पर अच्छे से लेटाता है। तब जाकर उसकी नज़र उसके चेहरे पर जाती है जहां आंसुओं के निशान थे। हाशिम अपने अंगूठे से उसके चेहरे को सहलाता है और काफी देर तक उसे निहारने के बाद उसे ब्लैंकेट से कवर कर धीरे धीरे उसका सर सहलाने लगता है। जारी है च40 हाशिम द ग्रीन फ्लैग। करीब रात के 10 बजे लाइबा की आंख आहिस्ता आहिस्ता खुली। उसके सिर में शदीद दर्द था और हो भी क्यों ना, वो जब से घर आई थी रो ही रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंख भी रोते रोते ही लग गई थी। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है तो सामने सीलिंग थी। उससे कुछ अभी भी ठीक से ना समझ आ रहा था ना दिख रहा था। वो आहिस्ता से उठने की कोशिश करती है पर तभी उसे किसी की नजरें खुद पर महसूस होती है। वो हल्का सा नजरें तिरछी कर देखती हैं तो हाशिम बड़े के दूसरी तरफ बैकग्राउंड से टेक लगाए उसे ही देख रहा था बिना पलके झपकाए। उसे अपने बेड पर देखकर लाइबा जो अभी उठने की कोशिश कर ही रही थी जरा हड़बड़ा जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है पर उसका सिर बेड ग्राउंड पर लगता उससे पहले ही हाशिम आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है और अपने नजदीक खींचते हुए सख्त आवाज में कहता है, क्या हरकत है ये, जरा आहिस्ता से अभी लग जाती तो।
लाइबा तो उसके इतने नजदीक होने पर घबरा जाती है, वो जल्दी से पीछे होने लगती है तो हाशिम तुरंत उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने और नजदीक कर कर कहता है, दूर जाने के लिए नहीं कहा है मैंने, और यह क्यों घबराती रहती हो, मेरी करीबी की आदत डाल लो, जिंदगी भर मेरे पास ही रहना है तुम्हें, कानूनी तौर पर तो वैसे ही बीवी हो, शरीयत के तौर पर भी बहुत जल्दी बना लूंगा, इस तरह दूर न जाया करो, अच्छा नहीं लगता मुझे। उसने आखिरी लाइन ऐसे बोली थी जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी अम्मी से किसी चीज की लेकर शिकायत कर रहा हो। जिंदगी में पहली बार आज लाइबा को 2 सेकंड के लिए ही सही पर हाशिम करीम मासूम लगा था, पर वो दोबारा उससे नजरें हटाकर खुद में सिमटी उसकी बाहों में ही बेड पर बिछी चादर को घूरना लगती है। अभी तक उसने कुछ कहा नहीं था, हाशिम खुद को इस तरह नजरअंदाज होता देख उसकी चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, जब मैं बात करूं तो नजरें मुझ पर होनी चाहिए और सवाल करूं तो मुझे जवाब मिलना चाहिए, अच्छी लगती है तुम्हारी आवाज। लाइबा उसकी बातें सुनकर हैरान होती जा रही थी, आज जिस तरह हाशिम उससे बात कर रहा था वैसे कभी नहीं करता था, पर यहाँ तो आज उसके तेवर ही बिल्कुल बदले हुए थे। वो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखती है, पर फिर दोबारा अपनी नजरें फेरकर सामने देखने लगती और इस बार हाशिम जरा चिढ़कर उसकी दोनों बाजू पकड़कर उसे अपने जरा और नजदीक करते हुए पूछता है, मसला क्या है तुम्हारे साथ, मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे देखो, फिर नजर क्यों फेर रही हो बार बार मैं तुम्हें। इससे आगे वो कुछ कहता तभी उसकी नजरें लाइबा की आंखों पर जाती है जो बिल्कुल लाल हो रखी थी। ये देखकर वो जरा फिक्र के साथ पूछता है, तुम रो रही थी? पर इस बार भी वह कोई जवाब नहीं देती और न ही उसकी तरफ देखती है। ये देखकर वो जरा सख्ती से गुस्से में पूछता है, कुछ पूछ रहा हूँ मैं, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, क्यों रो रही थी तुम, ऐसा कौन सा जलजला आ गया तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें यूं रोना पड़ रहा है। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी बीवी हो तो और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना, ये भी मेरा बच्चा है और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारी किसी भी तरह की गैर जिम्मेदारी के कारण मेरे बच्चे पर असर पड़े। उसकी बात सुनकर लाइबा नजरें ऊपर कर कर उसे देखती है और नम आंखों से बेहद धीमी आवाज में कहती है, यह आपका बच्चा नहीं है। बस इतना सुनने की देर थी कि हाशिम जो अभी तक सब्र कर रहा था उसका गुस्सा उसके सिर पर चढ़ जाता है और वह गुस्से में लाइबा को घूरते हुए कहता है, आज कह दिया है, दोबारा कहने की हिम्मत भी मत करना, एक बात आज आखिरी बार अपने जहन में बिठा लो, ये बच्चा मेरा है और तुम मेरी बीवी हो, समझी। इस बच्चे के साथ हाशिम करीम का नाम जुड़ेगा ना कि असीम अजीज का। इस बच्चे पर और तुम पर मेरा हक है और मैं इस बच्चे से उतनी ही मोहब्बत करूंगा जितनी एक बाप अपने बच्चों से करता है, और आज के बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी इस बच्चे और मेरे रिश्ते पर सवाल उठाए, फिर चाहे वह मेरी खुद की बीवी क्यों ना हो, समझी। मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हारे सामने अपना गुस्सा जाहिर ना करूं, उम्मीद करूंगा कि तुम भी ऐसी कोई हरकत ना करो, तुम्हारी कदर है इसलिए खामोशी से सब सुनता हूं, वरना हाशिम करीम को कुछ कह सके इतनी किसी की औकात नहीं है, समझी। इतना कहकर वह बिल्कुल खामोश हो जाता है और लाइबा जो अभी तक उसे नजरअंदाज कर रही थी वह एक तक उसकी आंखों में देखने लगती है जिसमें एक अलग ही जुनून था। तभी दरवाजे खटखटाना की आवाज आती है। हाशिम दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलता है तो राशिद खाने की ट्रॉली लिए बाहर खड़ा था। दरअसल जब लाइबा को होश आने लगा था तभी हाशिम ने इन्फॉर्म कर खाना मंगवा लिया था। वो खुद खान की ट्राली लेकर रशीद को वहां से जाने का कहता है और दरवाजा बंद करके वापस अंदर आता है, फिर बिना लाइबा की तरफ देख एक प्लेट में खाना निकालकर उसके पास जाता है और बेड पर उसके नजदीक बैठकर खाने का एक निवाला तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाता है। पर वो भी बेहद जिद्दी और ठीक बन गई थी हाशिम के साथ रहते रहते, इसलिए बिना खाने की तरफ देख अपना मुंह फेर लेती है। तो ये देखकर हाशिम इरिटेट होते हुए अपनी आंखें बंद कर अपना गुस्सा शांत करता है और फिर धीमी आवाज में कहता है, अपना मुंह खोलो चुपचाप। लाइबा, मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है। हाशिम, यह कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं चल रहा है जिसमें मैंने तुम्हारी राय पूछी है। मैंने कहा है मुंह खोलो, इसका मतलब मुंह खोलो और चुपचाप खाना खाओ। काफी देर से कुछ नहीं खाया है तुमने, ठीक नहीं है हेल्थ के लिए, तुम्हारे यह और तुम्हारी हेल्थ को लेकर मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए खाना खाओ, उसके बाद जितना रूठना है रूठ जाना, मना लूंगा मैं। इतना कहकर वो जबरदस्ती एक निवाला उसके मुंह में लगभग ठूस देता है और बेचारी लाइबा उसे भी मजबूरन खाना पड़ता है। ऐसे ही एक के बाद एक निवाला वो लगभग उसके मुंह में ठूस रहा था। अब गलती उसकी भी नहीं थी, जिंदगी में पहली बार किसी की केयर कर रहा था, पहली बार किसी को खुद अपने हाथों से खाना खिला रहा था, एक्सपीरियंस तो जीरो था ना उसका।
हाशिम उसे एक और निवाला खिलाते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, वैसे अभी तक ठीक से पूरी तरह बीवी बनी नहीं हो, पर यह रूठने मनाने वाले नखरे तुमने अभी से शुरू कर दिए हैं। नॉट बैड, लगता है तुम्हारे साथ बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे थका दोगी तुम तो मुझे। अगर हर पल इस तरह रूठ कर बैठी रहोगी तो देखो, मुझे मनाना वनाना नहीं आता, कोशिश कर सकता हूँ, फिर गारंटी नहीं लूंगा, इसलिए नखरे कम किया करो। एक काम करो, रहने दो करो, तुम जितने नखरे करने काफी इंतजार किया है नखरों को उठाने का। लाइबा को उसकी बात ज्यादा समझ नहीं आती, पर वह ज्यादा ध्यान भी नहीं देती। वहीं हाशिम उसे खाना खिलाकर दवाइयां देकर ठीक से सुलाता है और फिर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। जारी है। हेलो दोस्तों, दरअसल अगले महीने 5 तारीख को मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तब तक के लिए दोनों स्टोरी के चैप्टर जरा इरेगुलर रहेंगे। उसके बाद मैं गारंटी लेती हूँ कि दोनों स्टोरी के चैप्टर रेगुलरली आएंगे और जो इनकम्प्लीट स्टोरी है उन्हें भी कंप्लीट कर दिया जाएगा, और इसके साथ एक बहुत प्यारी नई कहानी भी मैं लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बाय बाय। 41 टाइगर आर योर डम। अगले दिन सुबह 8 बजे के करीब हाशिम तैयार होकर लाइबा के कमरे में आता है। उसने आज एक वाइट शर्ट और ब्लैक पेंट पहनी हुई थी और वो हमेशा की तरह लाजवाब ही लग रहा था। वो अंदर आता है तो उसकी नज़र बेड पर सो रही लाइबा पर जाती है, जो गहरी नींद में थी। इस वक्त उसके लंबे बाल बेड पर फैले हुए थे और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी मल्लिका की तरफ प्यारी। हाशिम का दिल चाह रहा था कि वो बस उसे निहारता रहे, पर फिलहाल कुछ और काम ज्यादा जरूरी था। यही सोचकर वो कमरे में बनी बड़ी सी ग्लास विंडो के पास जाता है और उस पर से पर्दे हटाता है, और यह होते ही तेज धूप सीधा लाइबा के चेहरे पर पड़ती है और वो कुनमुनाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसकी गहरी हल्की हरी आंखें सामने खड़े हाशिम की कंजी आंखों से जा मिलती है और एक पल को वो उसमें खो सी जाती है, पर अगले ही सेकंड वो जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठकर नजरें नीचे झुकाए हुए कहती है, आप यहाँ। हाशिम उसे देखते हुए ही बिना किसी भाव के अपनी गहरी आवाज में कहता है, 15 मिनट के अंदर तैयार होकर नीचे आओ, नाश्ते के बाद हमें कहीं जाना है। उसकी बात सुनकर लाइबा जरा झिझकते हुए पूछती है, कहाँ जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना। आप अकेले जाओ। उसकी बात सुनकर हाशिम की आंखें जरा सख्त हो जाती है। एक तो वो चाह कर भी इस लड़की पर गुस्सा नहीं कर सकता था, क्या करे, इस लड़की के सामने उसके सारे उसूल धरे के धरे रह जाते थे। इसलिए वो अपने गुस्से को जरा दरकिनारे कर कर कहता है, मैंने पूछा नहीं है, तुम्हें इत्तिला किया है कि हमने जाना है, और हाँ अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की तरफ। क्या है ना, मैं अपनी बीवी और बच्चे को लेकर कोई गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं करूंगा, सो बी क्विक, आई वॉन्ट यू डाउनस्टेयर्स इन 15 मिनट्स, गॉट इट। उसने मेरी बीवी और मेरे बच्चे पर जरा जोर देकर कहा था, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि वो अब उस पर सबसे ज्यादा हक रखता है। लाइबा भी उसे कुछ नहीं कह पाती, बस हल्का सा हाँ में सिर हिला देती है और अलमारी की तरफ कपड़े निकालने चली जाती है। हाशिम भी उसे एक आखिरी दफा देखकर वहां से चला जाता है। करीब 15 मिनट बाद हाशिम हॉल में सोफे पर बैठा अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। उसके चेहरे पर फिलहाल भी कोई खासा एक्सप्रेशंस नहीं थे। तभी उसे पायल की आवाज आती है, छन छन छन, और यह आवाज सुनकर उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। वो बहुत अच्छे से जानता था यह आवाज कहां से आ रही है। यह आवाज तो जैसे उसकी रग रग में बसी हुई थी। वह अपनी आंखें खोलकर सीढ़ियों की तरफ देखता है तो हल्के गुलाबी रंग के फ्रॉक सूट में सिर पर दुपट्टा ओढ़े उसकी अनऑफिशियल बीवी नीचे उतर रही थी। लाइबा का ध्यान सीढ़ियों पर ही था और हाशिम का उस पर। वो किसी गहरी कश्मकश में लग रही थी और यह बात उसके एक्सप्रेशन से साफ बताई जा सकती थी। हाशिम सोफे से उठकर बड़े रोक के साथ चलते हुए उसके पास जाता है और उसके जानिब अपना हाथ बढ़ाता है, तो लाइबा भी एक नजरें उठाकर उसे देखती है, पर उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देती और साइड से निकलकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है। वहीं उसकी इस बेरुखी पर आज पहली बार हाशिम के दिल में एक टीस उठी थी, उससे तकलीफ हुई थी। पर वो जानता था लाइबा के साथ वो जोर जबरदस्ती से काम नहीं ले सकता, उसके साथ उसे शांति से काम लेना होगा। यही सोचकर वो एक गहरी सांस लेकर खुद भी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। दोनों के बीच फिलहाल एक खामोशी का रिश्ता बन चुका था। हाशिम बिना उसके कहे सब कुछ समझ जो जाता था।
लाइबा डाइनिंग टेबल के पास आकर हाशिम की हेड चेयर के बगल में ना बैठकर 2 चेयर छोड़कर बैठने वाली होती है कि तभी हाशिम उसे रोकते हुए कहता है, अपनी जगह पर बैठो इससे पहले कि मेरी खोपड़ी सनके और मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर नाश्ता कराने पर आऊं। उसकी बात सुनकर लाइबा हैरानी से उसे देखती है, फिर कुछ सोचकर उसकी बात मानते हुए उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। अब तक हाशिम भी अपनी जगह पर बैठ चुका था। फिलहाल उस बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर वो दोनों ही मौजूद थे। बासिर किसी ट्रिप पर गया हुआ था, उसे इन सब की कोई खबर नहीं थी। रशीद कुछ और मुलाजिमों के साथ खाना डाइनिंग टेबल पर लगाता है तो खाना देखकर हाशिम लाइबा की प्लेट में सर्व करने लगता है तो वो जरा झिझकते हुए कहती है, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, मुझे आदत नहीं है इन सब की। हाशिम बिना उसकी बात सुने खाना सर्व करते हुए ही कहता है, तो आदत डालो टाइगर, अब तक तुम्हारे पास कोई बिगाड़ने वाला या नखरे उठाने वाला नहीं था, पर अब है इसलिए आदत डाल लो नाज नखरों की। उसकी बात सुनकर लाइबा कुछ कह नहीं पाती, बस उसे देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आता था यह अनजान आदमी उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। वो पिछले कुछ महीनों से उसके पास थी और वो उसकी हिफाजत के लिए किसी की जान तक ले सकता था, इतना तो वो जान गई थी। पर फिर भी हाशिम उसके लिए सिर्फ एक पहेली था जिसे वो जितना सुलझाती खुद उतना ही उलझ जाती। हाशिम उसे इतना खोया देख कहता है, अपने हाथों से खा लोगी या मैं खिलाऊं। उसकी बात सुनकर वो होश में आती है और हड़बड़ाते हुए अपना नाश्ता करने लगती है। बीच बीच में हाशिम उसे देख रहा था कि वो ठीक से खा रही है या नहीं। वो कहने को तो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, पर उसका बेबी बम्प अभी बिल्कुल पता नहीं चलता था, चले भी कैसे, वो नाजुक सी तो थी। नाश्ते के बाद हाशिम अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं बाहर हूँ, जल्दी आओ। इतना कहकर वो बिना कुछ कहे चला जाता है, या यूं कहो कि उसे इनकार का एक मौका तक नहीं देता। कुछ देर बाद नाश्ता कर कर लाइबा बाहर आती है तो हाशिम वही कार से टेक लगाकर अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। उसे आता देख वो अपना फोन अपनी पॉकेट में रखता है और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है। वहीं उसे अपनी तरफ आता देख लाइबा अचानक घबरा जाती है और हड़बड़ाहट में उसका पैर मुड़ जाता है, पर वो गिरती उससे पहले ही हाशिम फौरन आगे बढ़कर उसे उसकी कमर पकड़कर थाम लेता है और जल्दी से अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो उसके सीने से जा लगती है। लाइबा इस वक्त साफ साफ हाशिम की तेज धड़कनें सुन सकती थी और उसकी धड़कनों की स्पीड नॉर्मल नहीं थी। लाइबा यही सोच रही थी कि हाशिम उसकी बाजू पकड़कर उसे खुद से जरा दूर कर गुस्से में लाल आंखों से चिल्लाते हुए कहता है, आंखें किसी को खैरात में देख आए हो। जितना मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आता हूं तुम उतना मुझे ट्रिगर करती हो। और you're dumb और वॉट दिखता नहीं है, अभी गिर जाती तो अगर तुम्हें या मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वो सहम गई थी। हाशिम उस पर कभी चिल्लाता नहीं था, हाँ डांट पड़ी थी 1-2 दफा उसे, पर इस तरह नहीं चीखा था वो उस पर कभी। वो जरा डरते हुए कहती है, माँ मेरा ख्याल नहीं रहा, मैं बस। हाशिम अपनी तरफ खींचकर सख्ती से, अच्छा कहाँ था ख्याल फिर, कि किस तरह भागोगी यहाँ से, या कहा के कूदोगी, हाँ चुप क्यों हो, जबान नहीं चल रही अब। उसकी सख्ती पर अब लाइबा की आंखें नम हो गई थी। वो नजरें झुकाकर कहती है, मैं नहीं भाग रही कहीं, ना खुदकुशी का सोच रही थी वो तो बस गलती से पैर मुड़ गया, मैंने नहीं किया कुछ जानकर। आप डांट रहे हैं फिर भी मुझे। ये कहते कहते वो जोर से रोने लगी थी। ना जाने क्यों हाशिम की ऊंची आवाज उससे बर्दाश्त नहीं हुई, जबकि आज तक वो हमेशा सबके ताने की सुनती आई थी, पर अनजाने में ही हाशिम को उसने अपनी जिंदगी में एक जगह दे दी थी। ना जाने क्यों उसे भरोसा था यह आदमी उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा, और आज उसका इस तरह चिल्लाना वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। पर वो नादान उसकी आंखों में छिपी फिक्र भी तो नहीं देख पाई थी। इधर उसे इस तरह रोता देख हाशिम का गुस्सा 1 मिनट में गायब हो जाता है और वो घबराने लगता है। अब आज तक जिसने सिर्फ लोगों को रुलाया है उसे कहाँ पता चुप कैसे कराते हैं। पर फिर कुछ सोचकर वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर प्यार से कहता है, शुश टाइगर डोंट क्राई, ऐसे रोगी तो तबीयत खराब होगी, कॉमन नाउ स्टॉप क्राइंग। पर उसकी नर्म आवाज सुनकर वो और जोर जोर से रोने लगती है और हाशिम को अब गुस्सा आने लगा था। तभी हामिद वहां आता है और उसे देखकर वो उससे सख्त आवाज में पूछता है, लड़कियों को चुप कैसे कराते हैं। उसकी बात सुनकर हामिद आंखें फाड़े उसे देख रहा था, मतलब क्या उसका बोन्स नशे करता था जो इतने बेहके सवाल कर रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से नॉर्मल लोग ऐसे बात नहीं करते। हाशिम क्या
सर, मैं समझा नहीं। हाशिम जरा धीमी मगर सख्त आवाज में, तुम्हें दिख नहीं रहा टाइगर रो रही है, नाउ टेल मी इसको चुप कैसे कराओ। उसकी बात सुनकर हामिद सकपकाते हुए कहता है, सर मुझे कैसे पता, मैं तो बिल्कुल सिंगल हूं, ना ही मेरी कोई बहन है। आपको नॉलेज होगी। उसकी बात सुनकर हामिद उसे घूरकर कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय मुझे नॉलेज होगी, अगर होती तो पूछता मैं तुमसे स्टूपिड। अब बेचारा क्या कहता, इसलिए हामिद चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है और कुछ नहीं कहता। वहीं लाइबा अभी भी रो रही थी, ये देखकर हाशिम कुछ सोचकर आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है। लाइबा भी कुछ नहीं कहती, वो आज जैसे कुछ कहने के सेंसेस में नहीं थी। आज ना जाने कितने दिन बाद उसे किसी की बातों का बुरा लगा था आज, वरना आसिम से निकाह के बाद आदत थी उसे बातें सुनने की। हाशिम आहिस्ता से उसका सिर सहलाते हुए, अच्छा ठीक है टाइगर, आई एम सॉरी, पर अब चुप हो जाओ, सिर दर्द कर रहा है मेरा तुम्हारे रोने की आवाज से, और ना मुझे चुप कराना आता है, सो प्लीज बी क्वाइट नाउ, इट्स वेरी इरिटेटिंग। और क्या तुम बात बात पर रोती रहती हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा, तुम हो थोड़ी स्टूपिड, ठीक से चलना भी नहीं आता, एक्सेप्ट इट एंड वर्क ऑन इट। हाशिम, जिसका इरादा उससे मनाने का था पर अपनी आदत के चलते उसका सख्त मिजाज उससे नर्म बनने से रोक रहा था। वहीं लाइबा को उसकी कोई बात नहीं सुनाई दे रही थी, वो बस उसके सीने की गर्मी में पिघलकर अपने आंसू बहा रही थी। आज न जाने कितने दिन बाद, या शायद जिंदगी में ठीक से, या शायद पहली बार उसका दिल चाहा था कि वो रोए, क्योंकि उसे पता था अब उसके पास कोई है चुप कराने के लिए। दिल शायद काफी पहले ही हाशिम को अपना चुका था, कश्मकश सिर्फ जेहन में थी। जारी है CH42 आई डोंट हैव स्पाइन्स टाइगर। लाइबा और हाशिम बैंक सीट पर बैठे थे, ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था और उसके बगल वाली सीट पर हामिद बैठा था। लाइबा बिल्कुल सीट से चिपक कर बैठी हुई थी, उसे शर्म ही इतनी आ रही थी, उससे यकीन नहीं हो रहा है कि वो हाशिम को गले कैसे लगा सकती थी। ये तो गलत था, वो क्या सोचेगा उसके बारे में, बार बार वो सीन उसकी आंखों के सामने आ रहा था, और यहाँ हाशिम जो काम अपने टैब पर कर रहा था पर उसका ध्यान लाइबा पर ही था। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं, पर बेचारे को क्या पता शर्म है क्या चीज है, इसलिए वो उसे थोड़ी स्पेस देने का सोचता है। ड्राइवर ही कर रहा था कि तभी अचानक से उसका ध्यान नहीं रहा और एक ब्रेकर आ गया, जिससे कार जरा उचकी और लाइबा के मुंह से एक आह निकल गई। ये देखकर हाशिम फौरन आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़कर अपने नजदीक करता है और उसे अपने गले से लगा लेता है, और ड्राइवर को देखकर गुस्से में कहता है, देखकर चलाना नहीं आता या आंखों में अब देखने की ताकत नहीं बची। वो इतनी जोर से चीखा था कि ड्राइवर कांप गया था, और लाइबा वो हैरानी से हाशिम के सीने से लगी हुई थी। जब उसे जरा अपनी पोजीशन का एहसास होता है तो वो उससे दूर होने की कोशिश करती है। हाशिम, जो अभी भी ड्राइवर को गुस्से से देख रहा था, जब उसे एहसास होता है कि लाइबा उससे दूर हो रही है तो वो उसे घूरते हुए कहता है, आई डोंट हैव स्पाइन्स टाइगर डॉट एस, सो डोंट यू डरे टू मूव। इतना कहकर वो उसे खुद से जरा और चिपका लेता है और अपने एक हाथ से उसकी पीठ सहलाने लगता है। लाइबा की हिम्मत नहीं थी कि उसकी गहरी और सर्द आवाज सुनकर वो कुछ भी कह सके, या शायद वो कुछ कहना चाहती भी नहीं थी। हाशिम ड्राइवर को घूरते हुए, इसके बाद अगर तुमने ड्राइविंग ठीक से नहीं की तो आई स्वेयर आई वुड नॉट माइंड कटिंग योर हैंड्स। उसकी आवाज इस बार पहले से ज्यादा सख्त थी, यहां तक कि हामिद के पसीने निकल गए। फिर ड्राइवर क्या चीज है भला, इसलिए उसने सोच लिया था कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी ड्राइविंग में। करीब 10 मिनट बाद उनकी कार मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल के आगे आकर रुकती है। हामिद पहले उतरकर हाशिम के लिए गेट खोलता है तो हाशिम बड़े रोब से बाहर निकलता है और फिर खुद लाइबा के सामने अपना हाथ आगे करता है तो वो बिना कुछ कहे उसके हाथ को देखने लगती है। ये देखकर हाशिम जरा इरिटेट होते हुए कहता है, क्विक टाइगर, वरना बाहों में उठाकर लेकर जाऊं। आई वुडंट माइंड दो। उसकी धमकी सुनकर लाइबा तुरंत उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है और हाशिम के चेहरे पर एक जंग जीत लेने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। लाइबा बाहर आती है तो हाशिम बड़े ध्यान से उसे बाहर निकालने में मदद करता है और उसे अपने करीब ठीक से खड़ा कर हामिद की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है और लाइबा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। वो लोग जैसे ही हॉस्पिटल में आते हैं सबकी नज़र उन पर जाती है, लग ही साथ में इतने प्यारे रहे थे कि कोई क्या कहें।
बस सबकी नजरें उन पर टिकी हुई थी, जिससे हाशिम को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर लाइबा को बहुत शर्म आ रही थी। वो चलते चलते रुक जाती है। जब हाशिम को अपने हाथों पर कसन महसूस होती है तो वो पलट कर देखता है और उसे वहां ऐसे खड़ा देख कहता है, क्या हुआ, तुम वहां क्यों खड़ी हो? लाइबा, वो आप हाथ छोड़ दीजिए, सब देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बात सुनकर हाशिम एक नज़र सबको देखता है और फिर आहिस्ता से उसका हाथ छोड़ देता है। लाइबा को पहले तो जरा हैरानी होती है, क्योंकि हाशिम कभी उसकी बात मानता नहीं था इतनी जल्दी, इसलिए वो अभी सुकून में ही थी कि तभी हाशिम उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने नजदीक कर कर टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, जब सब देख ही रहे हैं तो सबको कुछ अच्छा कंटेंट देना चाहिए, एम आई राइट टाइगर? इतना कहकर वो उसे विंक करता है। कमबख्त इस वक्त वो इतना हॉट लग रहा था, ऊपर से उसकी वो स्मर्क स्मर्क वाली मुस्कुराहट। वहीं लाइबा तो उसकी इस हरकत पर कांप जाती है। उसके कानों में आसपास के लोगों की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। देखो जरा कितनी अच्छी जोड़ी है, ऐसा लग रहा एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ, लड़की जितनी प्यारी लग रही है लड़का उतना ही हॉटी है। अरे देखो कितने प्यार से कमर पर हाथ रखा हुआ है। हाँ, पक्का लव मैरिज होगी। ये सारी बातें लाइबा सुन रही थी, पर वो बड़ा अजीब फील कर रही थी, काफी अनकंफर्टेबल। ये पहली बार था उसका जो कोई इस तरह हाशिम से उसका नाम जोड़ रहा था। वहीं हाशिम उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, लेट्स गो बेबी दिल। उसने यह इतनी जोर से कहा था कि आसपास खड़े सभी लोगों को साफ साफ सुनाई दिया था और उन सबके बीच एक बार फिर गॉसिप सेशन स्टार्ट हो गई। पर हाशिम बिना उनमें से किसी की फिक्र किए हुए लाइबा को गायनिक एरिया की तरफ ले जाता है। इधर डबल ए कंस्ट्रक्शन की बड़ी सी बिल्डिंग में एक आदमी अपने केबिन की बड़ी सी खिड़की के बाहर देख रहा था। यह आसिम था, जो किसी गहरी सोच में लग रहा था। तभी कोई उसके केबिन का दरवाजा बुरी तरह खोलकर अंदर आता है और हुए चिल्लाकर कहता है, असीम ये क्या सुन रही हूं मैं, तुम दोबारा शादी पोस्टपोन करना चाहते हो? तुम पहले भी यह सब कुछ कर चुके हो, तुम्हारी मर्जी से पहले भी डेट फिक्स की थी, 15 दिन बाद शादी थी हमारी, पर तुमने अचानक से शादी पोस्टपोन कर दी और अब 3 महीने बाद कहीं जाकर जब दोबारा हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है, 3 दिन बाद से फंक्शन स्टार्ट है, तब तुम दोबारा शादी की डेट पोस्टपोन करना चाहते हो? तुम चाहते क्या हो आसिम, मन भर गया है क्या मुझसे? ये सानिया थी। दरअसल 2 महीने पहले जब उनकी शादी की डेट फिक्स हो गई थी, तभी अचानक से एक दिन असम ने शादी पोस्टपोन करने के लिए कहा और उसकी जिद के आगे सबको मारना पड़ा। तब किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने बिजनेस का बहाना मार दिया। हालांकि सब तो उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं, पर सानिया को पता था कि कोई बात है जो वह छुपा रहा है या उसके दिमाग में चल रही है, पर उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और अब दोबारा जब कुछ वक्त पहले उनकी शादी की डेट दोबारा रखी गई तो फिर वह इन सबको पोस्टपोन करना चाहता था। पर क्यों? आसिम उसके पास आकर शांत सी आवाज में कहता है, ऐसा कुछ नहीं है सानिया, मैं चाहता हूं कि हमारी शादी हो, बस अभी मैं थोड़ा फॉक्स बिजनेस पर करना चाहता था, इसलिए शादी पोस्टपोन करने के बारे में कह रहा था और कुछ नहीं। सानिया, ओह रियली, आज से पहले तो कभी तुम्हें बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं आया, फिर आज अचानक कैसे तुम्हें बिजनेस की फिक्र होने लगी? सच सच बताओ आसिम, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नोटिस कर रही हूं मैं कुछ दिनों से तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश करते हो, ठीक से बात का जवाब नहीं देते। तुम्हें याद भी है आखिरी बार तुम मुझे कब किसी डेट पर ले गए थे, कब शॉपिंग पर लेकर गए थे? नहीं होगा तुम्हें याद, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। और यह मत कहना कि तुम काम में बिजी हो, पता चला मुझे तुम्हारे असिस्टेंट से, तुम ऑफिस भी बीच बीच में स्किप करते हो, मीटिंग भी अटेंड नहीं करते, करते क्या हो तुम? प्रश्नवाचक चिन्ह। और कहाँ जाते हो आज? मुझे जवाब चाहिए। कहीं तो मुझे चीट तो नहीं कर रहे हो ना आसिम? किसी और पर दिल तो नहीं आ गया ना? जैसे पहले तुमने उस लड़की को मेरे लिए छोड़ा था, अब मुझे कहीं किसी और के लिए तो छोड़ना नहीं चाहते? उसकी बात सुनकर असीम इरिटेट होते हुए अपनी आंखें बंद करता है और उस पर से अपनी नजरें फेरते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम फालतू में ओवरथिंक कर रही हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे सच में शादी करना चाहता हूं, बस मैं हमारे रिलेशनशिप को थोड़ा वक्त देना चाहता हूं और सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? अगर कुछ दिन में बिजी हो गया तो मैं टाइम नहीं दे पाया तो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो, और हो जाएगी शादी जब होनी होगी। नाउ यू आर बीइंग इरिटेटिंग। सानिया, टाइम चाहिए सीरियसली आसिम, तब नहीं चाहिए था टाइम जब अपनी बीवी के होते हुए मेरे साथ रातें बिताते थे। बोलो
तुम्हें क्या मैं उस पागल लड़की की तरह बेवकूफ लगती हूँ? एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार डेट पोस्टपोन हुई तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। और जानते हो कि शादी कैंसिल होने का मतलब क्या है? जानते हो ना मेरे डेट के पास कितनी पावर है? तुम्हारा पूरा बिजनेस बर्बाद कर देंगे, सड़क पर आ जाओगे तुम, याद रखना। इतना कहकर वह अपना बैग लेकर वहां से गुस्से में पर पटकते हुए चली जाती है और छोड़ जाती है पीछे आसिम को, जिसकी आंखों में गुस्सा था और कहीं ना कहीं एक पछतावा भी था। जारी है CH43 फ्लर्टिंग। हाशिम डॉक्टर के केबिन में चेयर पर शांति से बैठा हुआ था, पर वो जितना शांत लग रहा था उतना था नहीं। अंदर डॉक्टर लाइबा का चेकअप कर रही थी, तभी वो बाहर आती है तो उन्हें देखकर हाशिम पूछता है, हाउ इज शी? डॉक्टर आप मेरे साथ आइए मिस्टर करीम। उसकी बात सुनकर हाशिम जल्दी से अपनी जगह से उठकर डॉक्टर के पीछे जाता है तो अंदर एक बेड पर लाइबा लेटी हुई थी। उसके कपड़े उसके पेट से ऊपर थे, जिसके कारण उसका वो गोरा पेट और पतली कमर साफ दिख रही थी। हाशिम की नजरें जब उस पर जाती है तो एक पल को ठहर जाती है। वहीं लाइबा को जब किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो नजरें उठाकर देखती है तो हाशिम को देखकर एकदम घबरा जाती है और अपने कपड़े सही करने लगती है हड़बड़ाते हुए। तो ये देखकर डॉक्टर कहती हैं, मिसेज करीम इट्स ओके, प्लीज डोंट पैनिक, आपके ही हस्बैंड है, सो कम डाउन। अब बेचारी डॉक्टर की बात सुनकर क्या कहती, वही हाशिम उसे अनकंफर्टेबल फील होता देख उस पर से नजरें हटा लेता है। पर लाइबा अभी भी घबरा रही थी। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की मशीन ऑन कर कर लाइबा के पेट पर उसे फेरने लगती है, जिससे सामने कंप्यूटर पर सब कुछ दिख रहा था। फिर उसी तरफ इशारा कर एक छोटे से बॉल टाइप चीज की तरफ इशारा करते हुए हाशिम से कहती है, मिस्टर करीम लुक योर बेबी। उनकी बात सुनकर हाशिम की दिल की धड़कनें एकदम बढ़ जाती है और वो कंप्यूटर की तरफ देखता है। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर एक कनेक्शन फील हो रहा था उस नवजात शिशु से। हाशिम, यह मेरा बच्चा है। डॉक्टर उसके इमोशंस मुस्कुराते हुए, यस मिस्टर करीम देखिए इसके लिम्स बन चुके हैं और भी काफी कुछ बन रही है, बेबी काफी हेल्थी है अभी। हाशिम बड़े प्यार से कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था। इधर लाइबा भी नमा आंखों से कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देख रही थी। उससे एहसास हो रहा था कि इस बच्चे को खत्म कर कर वो कितनी बड़ी गलती करने वाली थी। तभी उसकी नजर हाशिम पर जाती है, जो आंखों में हजारों इमोशंस लिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देख रहा था। यह इमोशंस बड़े अजीब थे, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। कैसे समझती कभी बाप का प्यार जो नहीं मिला था उससे। हाशिम बेख्याली में ही अपना हाथ बढ़ाकर लाइबा के पेट पर रखता है और सहलाने लगता है। उसकी छुअन से लाइबा एकदम चौंक जाती है और उसकी बुढ़ी सहने लगती है, पर हाशिम का ध्यान इन सब पर नहीं था। वो बस उस बच्चे को महसूस कर रहा था जो उसका था। हाँ, उसका ही तो था। क्या हुआ अगर उसने उससे जन्म नहीं दिया तो? पर वो उसका ही बच्चा है, उसका और लाइबा का, और इस बच्चे के लिए अब वो कुछ भी करेगा। पर उसने जो आगे किया उससे तो लाइबा की सांसें ही रुक गई। हामिद हल्का सा झुककर लाइबा के पेट पर अपने गर्म कांपते होंठ रख देता है। लाइबा कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी मुट्ठी चादर पर कस जाती है। ये छुअन बुरी नहीं थी, पर अजीब थी। जब आसिम ने उसे छुआ था तब उसे बुरा लग रहा था, गिना रही थी खुद से, पर अब जब हाशिम ने छुआ तो बुरा नहीं लगा, ना जाने क्यों। वहीं डॉक्टर को एक नर्स किसी काम के लिए बुला लेती है तो वो वहां से कुछ देर के चली जाती है। हाशिम अपने होंठ उसके पेट से दूर कर कर हल्का सा मुस्कुरा कर उसके पेट को देखता है। फिर जैसे ही लाइबा की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर बेचैनी देखकर उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। इसलिए वो उससे दूर होते हुए दूसरी तरफ चेहरे फेर कर कहता है, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली मैं। इससे पहले वो कुछ और कहता डॉक्टर वापस आ जाती है और उसे बाहर जाने का कहती है, और वो तो जैसे ये सिचुएशन स्किप ही करना चाहता था, इसलिए चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर लाइबा के साथ बाहर आती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है। लाइबा को भी मजबूरन हाशिम के बगल में बैठना पड़ता है। हालांकि वो अभी भी हाशिम की करीबी से कांप रही थी बुरी तरह। डॉक्टर, मिस्टर करीम आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है और आपका बेबी भी। इट्स जस्ट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल विद हर, शी इज टू यंग फॉर हैविंग अ चाइल्ड। हाशिम अपनी गहरी आवाज में, मुझे मेरी वाइफ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक चाहिए, सो यू डू व्हाटएवर यू वांट बट मेक श्योर माय वाइफ वुड नॉट हैव एनी ट्रबल, अदरवाइज ट्रस्ट मी आई विल शो यू व्हाट रियल ट्रबल्स आर। उसके कहने का तरीका इतना डरावना था कि डॉक्टर तक की रीढ़ की हड्डी जैसे एकदम सिहर गई, पर जल्द ही वह अपने डर पर काबू करके जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है,
आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर करीम, सब कुछ ठीक होगा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर आपको भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। अपनी वाइफ का ख्याल रखिए, उन्हें अटेंशन दीजिए, प्यार दीजिए, उन्हें इस वक्त इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और हाँ, मैं कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, आप वो ले लीजिएगा, सब कुछ ठीक होगा। और हर महीने कम से कम 3 बार आप इन्हें हॉस्पिटल लेकर आएंगे। इतना कहकर वो एक पेपर जिस पर प्रिस्क्रिप्शन लिखा था हाशिम की तरफ बढ़ाती है, और हाशिम भी उनके हाथ से वो पेपर लेकर अपनी पॉकेट में रखता है और अपनी जगह से खड़ा होकर लाइबा का हाथ पकड़कर उसे ठीक से खड़ा करता है और फिर उसके साथ वहां से चला जाता है। और उसके जाते ही डॉक्टर जरा सुकून की सांस लेती है। हाशिम लाइबा का छोटा सा हाथ अपने मजबूत हाथ में पकड़े आगे बढ़ रहा था। उसकी करीबी से वो सिहर रही थी, पर वो खामोश ही रही। वो जानती थी हाशिम उसकी नहीं सुनेगा। वो लोग बाहर आते हैं तो हामिद कार के पास वही खड़ा था, सिर झुकाकर। उनसे कुछ दूर बॉडीगार्ड की कार थी और ड्राइवर भी हामिद के पास ही सिर झुकाए खड़ा था। हाशिम प्रिस्क्रिप्शन हामिद की तरफ बढ़ाता है तो वो बात समझते हुए उसके हाथ से वो ले लेता है, और फिर हाशिम अपना हाथ ड्राइवर के सामने करते हुए कहता है कीस। हामिद उसकी बात समझते हुए, सर आप ड्राइव करेंगे। हाशिम उसकी बात का जवाब दिए बिना कहता है, बॉडीगार्ड्स के साथ जाओ यहाँ से, मुझे और टाइगर को कुछ काम है। हामिद, पर सर यह सेफ नहीं है, आपको तो पता है आपके कितने दुश्मन हैं, इस तरह आप मेम को लेकर अकेले कहाँ जाएंगे, प्लीज सर बॉडीगार्ड को रहने दीजिए, या फिर एटलीस्ट मैं तो रहता हूँ। उसकी बात सुनकर हाशिम अपनी आईब्रो उठाते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। हम हामिद घबराते हुए, ना नहीं सर, मैं इससे आगे वो कुछ कह पाता उससे पहले ही हाशिम उससे एक नज़र बुरी तरह घूरकर ड्राइवर से चाबियां लेकर पहले लाइबा को ठीक से बिठाता है और फिर दोबारा हामिद को देखकर कहता है, खबरदार जो मेरे पीछे बॉडीगार्ड्स भेजे तो। इतना कहकर वो उसे भी एक लुक देकर कार में बैठता है और कार से टॉट कर वहां से निकल जाता है। कार में लाइबा, जिसने अभी अभी हाशिम का गुस्सा देखा था हामिद पर, वो डरते हुए पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे घर जाना है। हाशिम बिना उसकी तरफ देखें, जितना बोरिंग में लगता हूँ उतना हूँ नहीं, अपनी अनऑफिशियल वाइफ के साथ डेट पर तो जा सकता हूँ नहीं टाइगर। उसकी बात सुनकर लाइबा फौरन कहती है, मुझे नहीं जाना कहीं, आप जाए। हाशिम, डेट पर अकेले नहीं जाते टाइगर। ओ सॉरी आई फॉरगॉट, तुम्हें तो कभी कोई डेट पर लेकर ही नहीं गया होगा, राइट? एक्स हस्बैंड इज सच डम्पस्टर, पर कोई बात नहीं, आई विल टेक यू टू ऑल द प्लेसेस जहां तुम जाना चाहोगी, ओके क्यूटी। उसकी बातें सुनकर लाइबा हैरानी से उसे देखती है, मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हाशिम ऐसी बातें भी कर सकता है। हाशिम उसे खुद को यूं हैरानी से देखते देख कहता है, आई नो आई एम हॉट टाइगर डॉट एसओ, प्लीज स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, क्या है ना नजर भी लग सकती है। उसकी बात सुनकर लाइबा झेपते हुए उस पर से अपनी नजर हटाकर कहती है, मैं नहीं देख आपको। हाशिम टेढ़ा मुस्कुराते हुए, एग्जैक्टली टाइगर, तुम देख नहीं रही थी, तुम ताड़ रही थी, फर्क होता है। उसकी बात सुनकर लाइबा हैरानी से उसे देखते हुए कहती है, मैंने कहा ना मैं नहीं देख रही थी आपको, और मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप वैसे भी बहुत बदतमीज और एरोगेंट, अभी देखा मैंने कैसे आप अपने स्टाफ से बात कर रहे थे। हाशिम, और रियली टाइगर यू गॉट सम गट्स, नॉट बैड। और रही बात तुम्हारी दिलचस्पी की, तो देख चुका हूं कि तुम्हारी दिलचस्पी कैसे लोगों में, यू रियली हैव अ वेरी बैड टेस्ट इन पीपल क्यूटी। वो यह आसिम के हवाले से कह रहा था, वो मौका नहीं छोड़ता था उसे असीम का नाम लेकर तन देने पर, और यह बात लाइबा अच्छे से समझती थी। लाइबा मुंह बनाते हुए, आप मुझे इन उल्टे सीधे नामों से मत बुलाया कीजिए, मेरा नाम है उसी से बुलाया कीजिए, मुझे पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर हाशिम कहता है, अब अगर मैं अपनी बीवी को नामों से नहीं बुलाऊंगा तो किसी और की बीवी को बुलाऊंगा। लाइबा, मैं आपकी बीवी नहीं हूं। हाशिम, नो स्वीट हार्ट, यू आर माई हाफ वाइफ, कॉन्ट्रैक्ट भूल गई हो क्या? और रही बात बाकी की चीजों की, तो डिलीवरी के बाद पूरी तरह से बीवी बन जाओगी। अभी आधी बीवी हो तो सिर्फ फ्लर्ट कर रहा हूं, पूरी बीवी होती तो कुछ और कर रहा होता नहीं। इतना कहकर वो उसकी तरफ देखकर विंकिंग फेस करता है। लाइबा की तो सांसें रुक गई थी, उसकी बातें सुनकर उसका दिल चाह रहा था वो भाग जाए यहाँ से, पर तभी हाशिम कार रोकता है और लाइबा जैसे ही बाहर देखती है तो बस देखती रह जाती है। जारी है। च 44 दोस्ती।
हाशिम कार रोकता है तो लाइबा बाहर की तरफ देखती है। यह मरीन ड्राइव थी। समुद्र देखकर उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती है और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। हाशिम उसके एक एक एक्सप्रेशन पर गौर कर रहा था। उससे पता था उसे समुद्र पसंद है। एक दफा उसने दुआ से उसे इस बारे में बात करते सुना था और फिर क्या उसने सोच लिया था कि वो एक बार उसे यहाँ जरूर लाएगा, पर फिर इतना कुछ हो गया। लाइबा अभी भी बाहर की तरफ देख रही थी, तभी हाशिम खुद कार से उतरकर उसकी तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहता है, बाहर आना है या अकेला जाऊं? बेहाल सोलो डेट बुरा आइडिया नहीं है। उसकी बात सुनकर वो तुरंत बाहर आते हुए कहती है, हाँ, हम आ रहे हैं। वो हरगिज यह मौका नहीं गवा सकती थी, उसे समुद्र देखना था। उसकी हड़बड़ाहट पर हाशिम मुस्कुराता है, पर वो यह मुस्कुराहट नहीं देख पाती और हाशिम भी उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं बने पत्थरों की तरफ लेकर जाने लगता है। इस बार लाइबा भी नहीं हिचकिचाती। अब उसका ध्यान हाशिम पर नहीं था बल्कि सामने बने नज़ारे पर था। लाइबा बस सामने देख रही थी। आज काफी वक्त बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुलकर सांस ले रही हो। ये गहरा समुद्र, ठंडी हवा, आसपास कुछ लोग, यहाँ उसे सुकून मिल रहा था। हाशिम उसे वहीं किनारे के पास लाता है और वो दो बराबर में पत्थरों पर बैठ जाता है और एक लंबा खामोशी का दौर शुरू होता है। ना हाशिम कुछ बोल रहा था और लाइबा ने तो खैर लंबे वक्त पहले ही खामोशी इख्तियार ली थी। उसे हमेशा से मर्दों से झिझक होती थी, फिर हाशिम भी एक मर्द ही था। हालांकि वो अब उस पर भरोसा करती थी पर डरती भी थी। आधा घंटा कब बीत गया पता नहीं चला, पर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। तभी लाइबा, जो किसी सोच में गुम थी, समुद्र से नजरें फेरकर उसकी तरफ देखने लगती है। हाशिम जो सामने देख रहा था बिना उसे देखे पूछता है, कुछ पूछना है? लाइबा हैरानी से, आपको कैसे पता? हाशिम उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर, तुम्हें क्या लगता है टाइगर, यह इतना बड़ा कोऑपरेशन, मल्टी बिलियन कंपनी मैंने यूं ही खड़ी कर दी है? लोगों की बॉडी लैंग्वेज समझना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, और फिर तुम्हारी बात तो अलग है। कहो क्या पूछना है? लाइबा एक गहरी सांस लेकर, आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? आप तो मुझे जानते तक नहीं है, फिर क्यों? आपको नहीं लगता एक अनजान लड़की पर तरस खाकर इतना कुछ करना बेवकूफ़ी है? आप मेरे साथ बंध कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। छोड़ क्यों नहीं देते मुझे मेरे हाल पर? हाशिम, जो बड़े इत्मीनान से सारी बातें सुन रहा था, हल्का सा टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी इतनी फिक्र क्या बात है? दिल विल तो नहीं आ गया मुझ पर? उसकी बात लाइबा झेपते हुए कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बस ऐसे ही कह रही थी, आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है।